हरे कृष्णा। हम लोग ने लास्ट टर्न पे टैक्स रेट शुरू किया था। यानी हम लोग ये निकालना सीख रहे थे कि अगर कोई इंसान हमको इनकम बता दे तो उसका इनकम टैक्स कैसे निकलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने पूरे साल में 5 लाख रुपीस कमाए, 10 लाख रुपीस कमाए, 12 लाख रुपीस कमाए, 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, और वो इस चिंता में है कि मेरा टैक्स कितना निकलेगा, उसको रातों में नींद नहीं आ रही, तो वो आपके पास आ सकता है अपना पैसा देने के लिए नहीं। इनकम तो उसी की है, क्या निकलवाने के लिए? हाँ, इनकम टैक्स। हाँ, उसके लिए आप अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो भाई इनकम टैक्स निकालना हम लोग ने सीखा है। और इनकम टैक्स में भी आज की तारीख में है क्या, दो रिजीम है। रिजीम मतलब दो तरीके हैं, दो मेथड हैं टैक्स निकालने की। एक है न्यू टैक्स रिजीम, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। डिपार्टमेंट ने कर क्या रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों रिजीम हम लोग के ऊपर छोड़ रखी है, हमारे ऑप्शन के ऊपर, कि सर या तो आप न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स दे दीजिएगा या ओल्ड टैक्स रिजीम से दे दीजिएगा। दोनों के टैक्स रेट अलग है। न्यू टैक्स रिजीम जो है उसके लिए हम लोग एक सेक्शन बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 115 BAC, यानी गवर्नमेंट ने किया क्या, निर्मला जी समझते हैं कौन, क्या बात है, समझते हैं आप। फाइनेंस मिनिस्टर ने किया क्या, एक सेक्शन ले आए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 115 BAC, इसमें न्यू टैक्स रेट बता दिया। न्यू टैक्स रेट यानी एक पहले चला करता था ओल्ड और एक न्यू। अब इनको एक तरीका ये था कि जैसे न्यू लेके आए तो चाहते तो ओल्ड वाला खत्म कर देते, तो अपने आप लॉ क्या होता बेटा, थोड़ा सिंपल हो जाता। सिंपल कैसे हो जाता हमको बताओ, एक ही बनता, आपको एक ही पढ़ना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं करते, बहुत से लोग ना ओल्ड के हिसाब से टैक्स देते हैं, तो ओल्ड को भी जिंदा रखते हैं। अच्छा, फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। जो न्यू वाला है ना, ये जो 115 BAC, इसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे हम पढ़ेंगे, इस पूरे टैक्स के सारे लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे कि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं, बहुत सारी डिडक्शन ऐसी हैं जो न्यू वाले टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं मिलती। 115 BAC में बहुत सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस ऐसी हैं जो नहीं मिलती, यानी इनकम में से माइनस नहीं होता। ओल्ड वाले मिलती, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे ओल्ड वाले में अगर हमने मान लीजिए LIC करा रखी है, LIC सुना है कभी आपने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, उसमें अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं, LIC में प्रीमियम दे रहे हैं, तो जो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें हमें एक डिडक्शन मिल जाती थी, खर्चा अलाउ हो जाता था। जितना हमने प्रीमियम दिया है 1.5 लाख रुपए तक का, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रीमियम दिया या 1.5 लाख, दोनों में जो कम है वो खर्चा अलाउ हो जाता है। सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। बट न्यू वाले में मना कर दिया कि नहीं साहब, अगर न्यू वाले में रहोगे तो ये डिडक्शन नहीं देंगे। तो न्यू में मिनिस्ट्री ने किया क्या है, टैक्स के रेट थोड़े कम किए हैं लेकिन खर्चे अलाउ नहीं करे। ओल्ड वाले में क्या है, खर्चे अलाउड है लेकिन टैक्स के रेट थोड़े ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, एज अ प्रैक्टिस जब करते हैं, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप कह लीजिए, हम लोग ना दोनों कंप्यूट करते हैं। क्लाइंट के जब हम निकालते हैं ना, भाई देखो हमें तो क्या करना है, लीगल दायरे में रहते हुए क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना। हमारा काम क्या है, लॉ के दायरे में, यानी कुछ इलीगल काम नहीं करना है, लीगल दायरे में रहते हुए क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना। तो जब उन्होंने हमको खुद ही कह रखा है कि दोनों ऑप्शंस में से आप चुन सकते हैं, तो हम लोग दोनों कंप्यूट करते हैं। दोनों में से जिसमें टैक्स कम आता है वो चुनते होंगे कि ज्यादा आता होगा, कम आता है। तो ये न्यू वाला तो भी मैंने छुआ ही नहीं था लास्ट टर्न पे, न्यू वाला तो मेरे को पढ़ाना ही है। मैं लास्ट टर्न पे पहुंच गया था ओल्ड वाले टैक्स रेट पे, क्योंकि दोनों पढ़ के जाने पड़ेंगे एग्जाम में। हो सकता है आपसे बोले कि टैक्स निकालो ओल्ड टैक्स रिजीम से, तो भी आना चाहिए, और हो सकता है आपसे टैक्स बोले न्यू टैक्स रिजीम से। अब कर क्या रखा है इन्होंने, जो न्यू टैक्स रिजीम है, मैंने लास्ट टर्न पे भी ये लाइन बोली थी, शायद आपको याद हो, न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर रखा है। यानी जब हम अपना टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं, ITR भरने जाते हैं, इस समय ITR का मौसम चल रहा है, जैसे अलग अलग मौसम होते हैं ना, है ना, आप लोगों के जीवन में वैलेंटाइन डे और ये सब, अपने जीवन में देखो बनने के बाद यही सब मौसम बसते हैं। GST के रिटर्न का मौसम है, TDS के रिटर्न का मौसम है ना, जीवन में यही बसता है और कुछ बसता ही नहीं है। तो अभी ITR का मौसम चल रहा है। ITR समझते हो, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, बेसिकली उसमें हमें डिटेल बतानी होती है कि हमने पूरे साल में कहां कहां से पैसा कमाया,
कितनी छूट मिल रही है, डिडक्शंस मिल रही है, कितना टैक्स है, हमने भरा कि नहीं, टैक्स जमा किया कि नहीं, उसका चालान नंबर क्या था, पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। तो अभी जब आईटीआर अपन भरते हैं ना, तो आईटीआर में ऑलरेडी पहले से जो डिफॉल्ट दिखाता है वो न्यू रिजीम दिखाता है। कौन सी रिजीम डिफॉल्ट दिखाता है? न्यू। तो अगर मेरे को न्यू में भरना है तो मैं उसी को फटाफट भरता चला जाता हूँ, और मेरे को अगर ओल्ड में भरना है तो मैं उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आप न्यू को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, शिफ्ट आउट करना चाहते हैं। ऑप्ट आउट मतलब न्यू से बाहर आना चाहते हैं। तो न्यू से बाहर आएंगे तो जाएंगे कहां? ओल्ड में। दो ही रास्ते हैं, तो ओल्ड या न्यू। तो हम लोग दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से क्लाइंट का आईटीआर भरते हैं। ठीक है। अब मैंने लास्ट टर्न पे ओल्ड वाला स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, और ओल्ड में भी मैंने आपको 3 स्लैब पढ़ाए थे। स्लैब मतलब कि इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स लगता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो ओल्ड वाले में 3 टैक्स के रेट है। 3 क्यों है? पहला वाला जो टैक्स का स्लैब है वो एप्लीकेबल होता है ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो मतलब मान लीजिए आप अपनी बात करें या मेरी बात भी कर लें, हम आपसे छोटे ही निकलेंगे आधे साल। अगर हम लोग अपनी इनकम निकालें तो हमारे लिए जो स्लैब लगेगा वो पहला वाला लगेगा, पहला वाला स्लैब लगेगा। लेकिन अगर किसी की एज, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, 60 भी है तो भी सेकंड, और या 60 से ज्यादा है तो भी सेकंड, लेकिन 80 से कम। किससे कम? 80 ईयर से कम। 60 या उससे ज्यादा लेकिन 80 से कम, तो उसके लिए सेकंड स्लैब। मतलब जैसे ये पहला स्लैब है तो 80 या 80 से कम लेकिन 60 या 60 से ज्यादा के लिए कौन सा स्लैब था बताओ बेटा? सेकंड स्लैब था। 60 या 60 ज्यादा लेकिन 80 से कम। और अगर 80 या 80 से ज्यादा है, मतलब उसकी एज 80 ईयर से या 80 ज्यादा। लास्ट टाइम पे आप लोग कोई बता भी रहे थे कि हमारी चाची की चाची है, ये है 106 साल की, कुछ नहीं बता रहे थे, बहुत सारे लोग आप लोग बता रहे थे। तो अगर है और वो कमाते भी, आमतौर पे तो होंगे तो ज्यादा कमाई नहीं होगी, लेकिन अगर मान लीजिए हैं और कमाते भी हैं, कमाई भी है, तो फिर उनके लिए तीसरा स्लैब लगेगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी एज अच्छी है लेकिन कमाई भी, मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऑडिट किया था, तो उसमें हम लोग क्लाइंट का नाम नहीं बोलते नॉर्मली, हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है अगर हम क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज करें, तो क्लाइंट का नाम हम लोग नहीं बोलते। तो उसमें ना एक बहुत बुजुर्ग थे, मतलब उनकी एज मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुमान है, करीब करीब 86 87 ईयर्स की होगी। लेकिन बिजनेस है उनका, फैक्ट्री है, लेकिन सुबह अपना बंदा आ जाता है और शाम तक, रात तक रहता है, और पूरी फैक्ट्री, सारे खाते उनकी नजर में, सब कुछ। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन तब भी अकाउंटिंग वगैरह में वो मतलब पूरे माहिर है कि ये खर्चा यहाँ पड़ा होगा, ये यहाँ पड़ा होगा, ये काम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और कमाई अच्छी खासी, बढ़िया टर्नओवर है ना, 2-4 करोड़ का रिटर्न जाता है उनका। तो ऐसे लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो अगर ऐसा कोई लोग है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी उम्र कितनी है बेटा? 80 ईयर्स या 80 से ज्यादा, तो उसके लिए ये तीसरा स्लैब एप्लीकेबल है, जिसमें हम लोगों ने तीनों स्लैब पढ़े थे, क्वेश्चन करे भी थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने शायद आपको होमवर्क में भी दिए थे। लाए हैं क्या करके? निकालो एक बार, कॉपी निकालो। जैसे पहले स्लैब में हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। पहले स्लैब में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपने पूरे साल में 2.5 लाख रुपए तक कमाया, पूरे साल में कितना कमाया? 2.5 लाख, तो सरकार कहती है भाई तुम तो गरीब इंसान, ये लिख मत आना कहीं पे कि गरीब गरीब भाई, तुमने तो 2.5 लाख रुपए तक साल में कमाया, हम क्या टैक्स ले तुमसे, तुम अपना खर्चा चला लो, ये बहुत बड़ी बात है, तो हम तुमसे कोई इनकम टैक्स नहीं लेंगे, निल। और उसके अलावा पढ़ा था कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा कमाया, लेकिन कितना? 5 लाख तक, तो जितना भी आपने 2.5 लाख से ज्यादा कमाया उसका 5%, यानी अगर आपने 5 लाख कमाया तो 5 लाख में पहले 2.5 लाख हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं। बचा कितना? 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500, 12,500। और अगर आपने 5 लाख से ज्यादा कमाया, कहां तक? 10 लाख तक, तो 5 लाख पे 12,500 का टैक्स तो बनी रहा है, प्लस 5 लाख से जितना ज्यादा कमाया इसका 20% टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 7 लाख रुपीस कमाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की इनकम है 7 लाख, तो वो क्या करेगा? 7 लाख में 5 लाख पहले माइनस करेगा। बताओ 5 लाख से कितना ज्यादा कमाया? 2 लाख। 2 लाख का 20% निकालेगा, कितना आएगा? 40,000। 40,000 प्लस 12,500,
52,500। तो ये कुछ तरीके थे, और अगर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो ये, इसके अलावा ये टैक्स रेट थे। और एक चीज जो और पढ़नी थी, जैसे जो पहला स्लैब था, इसमें बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक तो ये लिखा था कि ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी लिखी है बेटा, बिलो एज ऑफ 60 ईयर। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है सुनना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पहला तरीका कि मिस्टर ए अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एन एज ऑफ 54 ईयर्स, एज दे दी, है ना, सबसे अच्छी चीज कि आपको एज दे दी कि 54 ईयर्स है, जितनी भी है, मान लो 54 ईयर रेसिडेंट इंडिविजुअल, कौन सा स्लैब लगाओगे, पहला ही स्लैब लगाओगे कि 60 से कम वाला है। एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि हमको एज ना देके डेट ऑफ बर्थ दे दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना, आप लोग अपनी एज कैसे निकालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही तो निकालते हैं। अब अगर आपको डेट ऑफ बर्थ देता है तो एक तरीका है आप एग्जाम में एज कैलकुलेट कर लें, और एक तरीका यह है कि एग्जाम में टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैंने खुद ये कैलकुलेशन करके आपको दे दिया कि बेटा अगर उसका जन्म, ध्यान से सुनना, अगर उसका जन्म ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1964 हुआ है, ऑन और आफ्टर मतलब 2 अप्रैल 1964 या उसके बाद, तो उसकी एज 60 ईयर से कम आएगी। जैसे आप लोग अपना बात करें तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी है 1964 के 2 अप्रैल 1964 के बाद की है कि पहले की है, जाहिर सी बात है बात की है, तो आपकी एज जो आएगी वो 60 ईयर से कम आएगी। तो अगर डेट ऑफ बर्थ दे, और अगर आप ये याद कर पाए, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर नहीं याद कर पाए तो सिंपली आप समझदार बच्चे हैं, कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो अगर ना याद कर पाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और याद कर पाए तो अगर 2 अप्रैल 1964 को जन्म हुआ है या उसके बाद कभी भी, मान लीजिए वो कह रहा अभी 2024 में वो पैदा हुआ कमाने भी लग गया, तो अपन कौन सा पहला स्लैब लगाएंगे, ठीक है ना जी। और सर अगर उसका जन्म 2 अप्रैल 1964 से पहले हुआ है तो क्या होगा सर, तो बताओ जरा वो कितने साल का होगा, अगर 2 अप्रैल 1964 से पहले हुआ है तो 60 या उससे ज्यादा होगा। उसके लिए भी मैंने रेंज लिखी है कि अगर उसका जन्म कब हुआ है, 2 अप्रैल 1944, 64 नहीं लिखा है, क्या लिखा है 1944 या उसके बाद, लेकिन कब, किससे पहले, बट बिफोर 2 अप्रैल 1964। अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल, मेरी बात सुनना, अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल 1964 को उसका जन्म होता है, डेट ऑफ बर्थ ओए करके वो जन्म हुआ उसका, ऐसे ही तो रोते हुए सब आते हैं, है ना, 2 अप्रैल 1964 को, बताओ कौन सा स्लैब लगाओगे, पहला कि दूसरा, पहला लगेगा। और अगर 1 अप्रैल 1964 को हुआ है तो दूसरा, और अगर 3 अप्रैल 1964 को हुआ है पहला वाला, और अगर 2 अप्रैल 1944 को हुआ है सेकंड वाला, अगर 2 अप्रैल 1954 को हुआ है सेकंड वाला, अगर मान लो उसका 10 दिसंबर 1954 को हुआ है सेकंड वाला, और अगर 1 अप्रैल 1944 को हुआ है, 1 अप्रैल 1944 को हुआ है, थर्ड लगेगा कि उसकी उम्र फिर 80 से भी 80 या उससे भी ऊपर निकल गई, तो तीसरे स्लैब में यही लिखा है कि उसका जन्म कब हुआ हो, 1 अप्रैल, क्या लिखा होगा बताओ, 1 अप्रैल 1944 से, मतलब से या उससे पहले, दैट इज बिफोर 2 अप्रैल, समझ रहे हो, बिफोर 2 अप्रैल मतलब अगर एग्जैक्टली ये जो डेट लिखी है दैट इज डेट ऑफ बर्थ बिफोर 2 अप्रैल 1944, अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल 1944 को है तो कौन सा स्लैब लगेगा, तो सेकंड लगेगा। और अगर 1 अप्रैल 1944 है, थर्ड वाला। और अगर 1900 में वो पैदा हुआ था, जिए जा रहा है, तो कौन सा, थर्ड वाला। बट शर्त ये है कि ये जो सेकंड स्लैब है और जो थर्ड स्लैब है ये केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो भले ही उसकी कितनी भी एज हो, पहला ही स्लैब एप्लीकेबल, दूसरा और तीसरा स्लैब केवल एप्लीकेबल है
रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, और दूसरा स्लैब कब है? जब रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो लेकिन 80 से कम हो। और तीसरा स्लैब रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 या उससे ज्यादा हो। कितने तक हो? कितने भी साल का रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 500 साल का इंसान है मान लो कोई, तो भी अपन यही स्लैब लगा देंगे। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है 200 साल का, तो पहला स्लैब। ठीक है सर। सर ये तीसरे स्लैब में आपने पढ़ा दिया था 5 लाख तक की छूट है, और दूसरे स्लैब में बताओ कितनी छूट थी? 3 लाख रुपए तक की छूट थी। और पहले स्लैब में कितनी छूट थी? अभी बताया 2.5 लाख रुपए तक की छूट थी। तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा गवर्नमेंट ज्यादा फायदा देती है, ज्यादा बेनिफिट देती है। और आप घर से इतने सारे क्वेश्चंस करके लाए हैं, करके लाए ना सब लोग? चलो ठीक है, अगर बहुत बढ़िया है आप करके लाए हैं तो मैं एक बार आंसर्स जरा पहले मैच करा दूं आपको। कहां तक मैंने करा दिए थे आपको आंसर्स मैच, ये बताओ। जैसे ये जो ऐश्वर्या राय वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से हम लोग ने केसेस कर लिए थे? यहाँ पे 1 2 3 कर लिया था, 3 तक के मैच हो गए थे, 4 भी हो गया था शायद। कॉपी खोलो, आप बताओ केस 4 में आपका आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है 34,71,390। दिविशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। अगर इससे पहले वाली टैक्स रेट की क्लास नहीं करी है तो आज वो कर लेना शाम तक, है बेटा? ओके, यही आ रहा है आंसर आपका। अच्छा, और केस 5 में आंसर बताओ पहले, फिर हम दिखाएंगे। 1,17,000 पक्का? ठीक है, 1,17,000। केस 6 का आंसर बताओ। 1,06,600। मिलाते जाना भाई तुम लोग, 1,06,600। केस 7 का आंसर बताओ। 70,616, यही आ रहा है 70,616। अभी इसमें एक चर्चा अपन और करेंगे। 70,616 बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट इसको राउंड ऑफ किया जाता है, भी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, 70,616 अभी के लिए ठीक है, अभी वापस आऊंगा। 14 लाख में आंसर बताओ। 2 लाख, ठीक है, 2,41,800। किसी का अगर कोई केस ना आ रहा हो तो हमसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, कंप्यूट करा दूंगा। अगर कुछ ना आ रहा हो, कोई मैच ना कर रहा हो। केस 9 का बताओ। 5,85,000। केस 10, और 10 ही केस है ना, कितने हैं? बस 10 है ना। तो कोई सा ऐसा केस जो किसी को नहीं आ रहा हो तो एक बार मैं समझा दूं। नहीं करा है सबने, जिन्होंने जिन्होंने किया है, ठीक है। और फिर ये वाला किया था आपने, सेकंड क्वेश्चन जो था अनिल कपूर वाला है, सारे कर लिए हैं? अच्छा, इसमें भी 10 ही केस थे, यहाँ 5 तक छपा है, वो इस ब्रैकेट में ना वो बंद हो गया। आपने 5 ही तक करे हैं क्या? अच्छा, वैसे 10 हैं इसमें भी, तो आपने 5 करे हैं, आज 5 और कर लेना। 5 में वही 5 फिगर हैं जो ऐश्वर्या राय में थी। मतलब समझ गए क्वेश्चन? समझे कि नहीं? लिखवा दूं। जैसे केस 1 2 3 तो आपने कर लिया, 3 का आंसर मैच करो। मैच हो रहा है? 3 तो हम लोग ने कर लिया था ना यहाँ पे। 4 का आंसर मैच हो रहा है आपका अनिल कपूर में, मैच हो रहा है, वेरी गुड। 5 का मैच हो रहा है। अब जो 6 7 8 9 10 ऊपर वो बॉक्स बनाने में ना वो छुप गया ऊपर, वो वही केसेस हैं जो ऐश्वर्या राय में थे। यानी 6 वाले केस में 9,50,000 पे निकालना, लिख लो वहीं पे अनिल कपूर में। केस 6 9,50,000 कहां लिखेंगे? ये जहां पे अनिल कपूर साहब लिखे हैं, दिख गए आपको? क्वेश्चन 2 अनिल कपूर, यहाँ पे केस 5 तक तो लिखा ही है। इसी के आगे थोड़ा नीचे जहां आप क्या जगह हो, केस 6 करके लिखो बेटा। केस 6 है 9,50,000, कॉमा आप आगे लिखना हो, आगे लिखो केस 7। बताओ केस 7 में कितना निकालोगे? ये आज करके आना आप। केस 7 में 7,77,000, जैसा ऐश्वर्या राय में था वही सेम आपको निकालना है, 7,77,000। ऐसे ही केस 8 9 10 भी बता दे रहा हूं आपको। केस 6 ये हो गया, 7 हो गया। केस 8 में 14 लाख लिख लो, केस 9 में 25 लाख लिख लो, और केस 10 में 95 लाख लिख लो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये कर लोगे 5 केसेस और, ठीक है। और फिर आपने ये वाले करे हैं क्या, धर्मेंद्र सिंह वाले? नहीं भी आया कहीं पे मेरे पास। अच्छा, जिन्होंने करे हैं उनका आंसर मैच हो रहा है। ये पहले 4 तो मैंने ही करा दिए थे, आप लोग बड़ी मेहनत कराते हो हमसे, ये तो हमने बता दिया था आपको कि नील है। और फिर उसके बाद ये केस 5 का आंसर 1,04,000। अच्छा, केस 6 का मैच हो रहा है, 93,600 आ रहा है।
केस 7 का आंसर बताओ तब दिखाएंगे पहले। 57,000 सबका यही आ रहा है। केस 7 का 57,616, इसको राउंड ऑफ करना, इसको भी सिखाएंगे। केस 8 का आंसर बताओ। 2,28,800। केस 9 का 5,72,000। केस 10 का 300 कहां आ रहा है? 600 आ रहा है, 600 आ रहा है ना। अब बताओ कौन सा केस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मैं करा दूं तो वो मैं करा देता हूं। कौन सा? प्रशिष्टि बताओ। 7th वाला, ठीक है। किसमें? ये ऐश्वर्या राय में, अनिल कपूर में कि धर्मेंद्र सिंह में? धर्मेंद्र में, ठीक है, ओके। बाकी दोनों में मैच हो गया। तो 7 वाला मैं आपको करा रहा हूं। उससे पहले मैं एक बार जरा राउंडिंग ऑफ थोड़ा सिखा दूं आप लोगों को। जैसे अपन का जब हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन था ऐश्वर्या राय वाला, ऐश्वर्या राय में आपका केस 7 में बेटा कितना आंसर आया? ऐश्वर्या राय वाले में केस 7 में 70616। अब जरा सुनना, आप लोग जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो आपने हो सकता है राउंडिंग ऑफ सीखी हो। तो अपन नॉर्मल जीवन में राउंड ऑफ कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फिगर है 1432.6.7। अगर अपने को इसको राउंड ऑफ करके लिखना हो तो अपन कैसे लिखते हैं नॉर्मल जीवन में? 1432.7। जाहिर सी बात है हम लोगों ने सीखा है बचपन में, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हायर साइड राउंड ऑफ होता है, और डेसिमल के बाद अगर 5 से कम है तो लोअर साइड। ऐसा बचपन में अपने ने सीखा। मतलब एक और चीज जो बचपन में सीखी कि जैसे मान लो फिगर है 13,121.3, बताओ इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? 13,121, यानी डेसिमल के बाद अगर 0.5 से कम है तो वो इग्नोर करते हैं हम लोग। बट हमारा इनकम टैक्स ऐसे राउंडिंग ऑफ के लिए मना करता है। बाकी आप जैसे करते हैं ऐसा है, सारे सब्जेक्ट में वैसे ही करिए, बट इनकम टैक्स में वो कहता है सर ऐसे मत करो। हमने कहा फिर कैसे करें? कह रहा सर डेसिमल के बाद जो भी है, चाहे वो 5 से ज्यादा हो 5 से कम हो, उसको तो इग्नोर ही कर दो। डेसिमल के बाद जो भी है उसको इग्नोर कर दो। हमने कहा फिर क्या करें? कह रहा जो आखिरी डिजिट बची डेसिमल हटा के, जो आखिरी डिजिट बची, जैसे मान लो इसमें वाले में 14326.7, इसमें अगर हम डेसिमल हटा दें तो बचा क्या? 14326। आखिरी डिजिट कौन सी है? 6। कहता है बड़ा सिंपल है साहब। कह रहा अगर आखिरी डिजिट, मेरी तरफ देखिए प्लीज, अगर आखिरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, अगर आखिरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो ऐसा करना कि इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा कुछ प्लस करना कि आखिरी डिजिट 0 हो जाए। हमने कहा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। कह रहा मैं बता रहा हूं ना। कह रहा है ये तो डिलीट कर देते क्योंकि इनकम टैक्स में ये आंसर तो होता नहीं है, और डेसिमल के बाद जो भी आता है वो इग्नोर करते, तो डेसिमल भी मैंने डिलीट कर दिया। कह रहा अब ये बताओ आखिरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है कि कम है? पहले वाले केस में ज्यादा है, तो इसमें कुछ बस छोटा सा मेरे को प्लस करवा दो कि वो 0 हो जाए। क्या प्लस ऐसा कर दूं? 6 में ऐसा क्या प्लस कर दूं? 4। तो कह रहा साहब 4 प्लस करके, यानी जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 14330, ऐसे राउंड ऑफ होगा। हमने कहा ये +4 करके दिखाना पड़ेगा। कह रहे नहीं वो तो सिर्फ सर समझा रहे हैं आपको, आप तो केवल ऐसे लिखोगे कि 14326 आया, दैट मींस नेक्स्ट लाइन में कि 14330 राउंड ऑफ करके। यानी अगर आखिरी डिजिट, जैसे ये केस है, अगर आखिरी डिजिट 5 से कम होती तो क्या करते? जैसे ये देखो 0.3 तो हम हटा ही देंगे। 5 से कम है कि ज्यादा है? आखिरी डिजिट कम है, तो इसमें क्या करें? प्लस करें। कह रहा नहीं नहीं, कुछ छोटा सा माइनस कर दो कि ये 0 हो जाए। तो माइनस मतलब 1 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 13120। इनकम टैक्स में चाहे इनकम हो चाहे इनकम टैक्स हो, इनकम एज वेल एज इनकम टैक्स, दोनों चीजें नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में मल्टीप्लाई राउंड ऑफ होती है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ होती है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब यह है कि वो फिगर 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। यानी आखिरी में, इन शॉर्ट आखिरी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपका कभी आंसर आ गया 70616,
अभी आपका आया ना उस वाले केस में, केस 7 में यही आया था ना 70616। तो हम एग्जाम में केवल 70616 लिख के नहीं छोड़ेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करके छोड़ेंगे। तो क्या करें, कैसे राउंड ऑफ करें, क्या बनेगा राउंड ऑफ करके? 70620 +4 करके दिखाना मत वहां पे, ये तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ये दिमाग में करेंगे। 70620। अगर मान लो सर हमारा टेक्स्ट आया होता 19121, तो सर क्या लिखते? 19120। और कोई फिगर आप बोलो, जल्दी से कोई फिगर अपने मन से बोलो। 64, हाँ 39, चलो ठीक, 6439। इसको राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा? 6440। और अगर मान लो फिगर आई 150180, इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलरेडी राउंड ऑफ, इसको मत राउंड ऑफ करना, जिसमें आखिरी में खुद ही 0 आ रहा है उसको राउंड ऑफ नहीं कराएंगे। तो डेसिमल के बाद जो भी है पहले तो उसको इग्नोर कर दो, उसके बाद जो लास्ट डिजिट बच रही है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में जाएगा, नहीं तो लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में जाएगा। तो इसीलिए जो ये वाला आंसर मैंने आपको दे रखा है केस नंबर 7 का, इसमें आपने बिल्कुल यहां तक तो आपने ठीक ही निकाला है कि 70616 है, बट उसी के नीचे आंसर में कॉपी में लिख लो कि टोटल टैक्स पेबल जो राउंडेड ऑफ करके आएगा वो आएगा 70। तो आपको ये लिख करके दिखाना है, राउंडिंग ऑफ आपको करनी है हमेशा। जो भी टोटल इनकम आती है वो भी राउंड ऑफ होती है ऐसे ही, और जो इनकम टैक्स आता है सब कुछ जोड़ने के बाद वो भी ऐसे ही राउंड ऑफ होता है। सब कुछ जोड़ने के बाद जो आता है, सब कुछ जोड़ने के बाद मतलब सरचार्ज लगना है तो आपको सिखाया था, सेस लगना है तो सब कुछ जोड़ने के बाद, ठीक है ना जी। अब उसके अलावा ऐसे ही आपने जब ऐश्वर्या राय का केस 7 किया होगा तो उसमें भी डेसिमल में, उसमें भी मतलब 0 तो आया नहीं होगा। ऐश्वर्या राय का केस 7 में कितना आया? 680, ये था ना ऐश्वर्या राय वाला। अच्छा पहले वाला ऐश्वर्या का था, अच्छा 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 अच्छा। ऐश्वर्या तो 60 से कम की है, हाँ हाँ, अनिल कपूर है वो। तो ऐश्वर्या का तो ये था अनिल कपूर का, अनिल कपूर है। अनिल कपूर में कितना किया ये बताओ? अनिल कपूर का 68016 आया होगा। इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा बताओ अपने आप, लिख लो वहां पे आंसर। तो ये तो आज का होमवर्क है वैसे आपका ना, तो इसलिए घर पे करोगे तो ये आएगा। और ऐसे ही धर्मेंद्र सिंह का, धर्मेंद्र सिंह देओल, इनका आपने बताओ ये 7,77,000 वाले पे क्या आया आंसर आपका? 57, इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा? 5762। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक में? हाँ, कौन से वाले में बेटा? ये धर्मेंद्र सिंह में ही। एक तो केस 10 बता देंगे और एक केस 7 भी आपने धर्मेंद्र सिंह में ही पूछा ना, चलो ठीक है। तो 10 और 7 दोनों में आपको बता देता हूं। तो पहले तो 7 वाला बताता हूं। 7 वाली इनकम है 7,77,000 और धर्मेंद्र सिंह देओल एज है 88 ईयर्स और रेसिडेंट है, इसलिए तीसरा स्लैब लगेगा। तो ये रहा तीसरा स्लैब हमारे सामने, 7,77,000। बताओ जरा 7,77,000 कहां पे आएगा? मतलब अप टू 5 लाख में आएगा, अबव 5 लाख बट अप टू 10 लाख में आएगा, किस में आएगा? अबव 5 लाख बट अप टू 10 लाख में। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इस वाले में आएगा जो हमारी इनकम हमने पूछी है 7,77,000। और सर इसमें लिखा क्या है आपने? टैक्स बनता कितना है, क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है 20% देना है। वो भी किसका देना है? जितनी हमारी टोटल इनकम है। टोटल इनकम कितनी है? 7,77,000 माइनस, माइनस क्या करना है? 5 लाख। तो 7,77,000 में हम पहले 5 लाख माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसका 20%। तो जरा कैलकुलेटर निकालिए। और जो सीएसडब्ल्यूटी से आए हैं, अगर पहली क्लास है, एग्जाम में एग्जीक्यूटिव में कैलकुलेटर अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं अलाउड है। नॉर्मल कैलकुलेटर आप इस तरीके का ले सकते हैं कहीं से भी मार्केट से, अगर आपके घर पे है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो 7,77,777,000 माइनस कितना करना है बेटा? 5 लाख। तो कितना बचेगा? 2,77,000। इसका कितने परसेंट निकालने को बोल रहे हैं? 20%। तो जरा निकालो इसका 20%, 55,400 प्लस इसमें सरचार्ज कितना लिखा है मैंने बगल में? सरचार्ज 4% लिखा है, सही से चेक करो, आंखें खोल के चेक करो, सरचार्ज तो नील लिखा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिखा है, कितने परसेंट? 4%। किस फिगर का? इनकम का कि इनकम टैक्स का?
इनकम टैक्स का। तो जो इनकम टैक्स निकला है 55,400, इसका 4% निकालो, 2216। तो ये आया था, इनकम टैक्स आया था 55,400, यही आया था ना, और इसका 4% आ रहा है 2216। ये हटा दो इसको, हाँ 2216। और ये तो सरचार्ज तो है नहीं, दोनों को जोड़ दें अगर तो टोटल टैक्स कितना है 55,400 प्लस ये दोनों ब्लैक फिगर को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा हमारा 57,616। दैट मींस राउंड ऑफ करेंगे तो 57,620। यही मैंने आपको आंसर दिया हुआ है 57,620। इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है आपके सामने कि फर्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख तक टैक्स नील होता है क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन 80 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए 5 लाख तक की छूट है। 5 लाख तक की कमाई पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं है। उसके अलावा कितना टैक्स है, बैलेंस जो बचा 2,77,000। बताओ ये 2,77,000 कैसे निकला होगा? 7,77,000 में से क्या माइनस किया होगा? 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। बचे हुए 2,77,000 पे केवल 20% टैक्स देना है जो कि 55,400 होता है। सरचार्ज 0 है तो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आया 55,400, 4% सेस जोड़ दिया तो आया 57,616, बट आखिरी में 0 चाहिए था इसलिए राउंड ऑफ करके 57,620। सर ये क्या लिख रखा है आपने? जहां जहां राउंड ऑफ किया है तीनों ही जगह आपने एक नोट लिखा है, यही लिखा है कि राउंड ऑफ करते क्या लिखा है, देखो पढ़ो, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। मिल गया ना आपको? ये ऊपर कर दे रहा हूं, टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स पेबल आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज। सर ये नोट हम एग्जाम में भी लिखेंगे? नहीं बेटा, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आप सिर्फ राउंड ऑफ करके दिखा देना, नोट लिखने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नोट लिख दिया कि टोटल इनकम हो एंड टैक्स, दोनों ही चीजें नियरेस्ट 10 रुपीज के मल्टीपल में राउंड ऑफ होती है। दैट मींस इफ द लास्ट डिजिट ऑफ टैक्स पेबल इज 5 और मोर, so it is rounded off to higher 10, whereas if the last digit of tax payable is less than 5, so it is rounded off to, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपने इधर से किसने बोला था? आपने बोला था करीमा, कौन सा वाला बोला था? केस 10, इसी में ही ना, धर्मेंद्र सिंह में ही केस 10। जरा देखते हैं क्या है। केस 10 में हमारी इनकम है 95 लाख की, और वही धर्मेंद्र सिंह रेसिडेंट हैं 80 ईयर से ज्यादा के, 88 ईयर्स के, तो तीसरा स्लैब लगेगा 95 लाख की इनकम। आओ 95 लाख की बात करें, जरा हमको देख के बताओ एक बार, ये 95 लाख कहां जाएगा? मतलब अप टू 5 लाख में जाएगा कि अबव 5 लाख बट अप टू 10 लाख में जाएगा? कहां जाएगा? इसमें जाएगा? इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जाएगा। अबव 10 लाख बट अप टू 50 लाख में भी नहीं जाएगा। किसमें जा रहा है? अबव बट अप टू 1 करोड़, इस वाले में जाएगा 95 लाख। तो 95 लाख पे चलिए टैक्स निकालें। सबसे पहला काम अपन करें, यहां लिख रहा हूं मैं 95 लाख, और आपको 95 लाख 10 लाख से ऊपर वाले पे मैंने 2 तरीके सिखाए थे टैक्स निकालने के, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप एक तो तरीका यही पकड़ लें जो इसमें लिखा है, क्या अब 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ तक कितना टैक्स लिखा है? लिखा है 13 लाख तो देना ही पड़ेगा, 13 लाख तो देना ही पड़ेगा, प्लस 30% देना पड़ेगा किसका? टोटल इनकम माइनस 50 लाख। तो टोटल इनकम मेरी है 95 लाख। 95 लाख में जरा अगर आप 50 लाख माइनस कर दें 45 लाख, 45 लाख का जरा 30% निकालिए, 45 लाख का 30%। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर मोबाइल यूज करना है आज के लिए तो कर सकते हैं। 45 लाख का 30%, 13,50,000। और इसमें कुछ जोड़ना भी है क्या? कितना जोड़ना लिखा है? 13 लाख। कह रहे 50 लाख तक तो 13 लाख का टैक्स बनता ही है, तो 13 लाख और 13.5 लाख अगर अपन जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? 26,50,000। ये तो टैक्स आया। अभी फिर से एक बार कह रहे हैं कैसे किया। अबव 90 मतलब 95 लाख जो है वो अबव 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ में गया, और यहां पे लिख रखा है साफ साफ कि 13 लाख का टैक्स तो बन ही रहा है क्योंकि 50 लाख तक का इतना टैक्स बनता है, प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम माइनस 50 लाख, टोटल इनकम 95 लाख। 95 लाख में 50 लाख हटाया, 45 लाख बचा, 45 लाख का 30% निकाला, 13,50,000 आया, और 13 लाख उसमें जोड़ दिया, 26 लाख 50,000। और मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई थी कि अगर आप चाहें तो 95 लाख में, यानी जब भी 10 लाख से ऊपर हो तो आप चाहो तो इसी के हिसाब से टैक्स निकाल दो, अब 10 लाख तो भी आ जाएगा। मतलब अगर इसमें भी हम रख दें, सर इसमें तो लिखा है अप टू 50 लाख, तो अगर लेकिन 95 लाख रख देंगे तो सेम ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मैं चेक कराता हूं, अगर इसमें भी रख दे तो आपको याद कम करना पड़ेगा, है ना? आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे में कुछ भी मैंने सब समझा दिए थे कैसे आता है। तो अगर 95 लाख इसमें रखे तो इसमें सर क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 1 लाख का बनेगा प्लस 30%
टोटल इनकम माइनस 10 लाख। टोटल इनकम में से अब कितना माइनस करना है? अगर इसके हिसाब से निकाले 10 लाख, टोटल इनकम कितनी है? 95 लाख। 95 लाख में 10 लाख जरा माइनस करो, 85 लाख। 85 लाख का जरा 30% करते जाओ, मैं राम राम से चल रहा हूं। 95 लाख में पहले 10 लाख माइनस कर दो। 95 लाख में 10 लाख माइनस किया तो 85 लाख आया। 85 लाख का 30% निकाल दो, 25 लाख 50,000 प्लस कितना और जोड़ना है? उसमें लिखा है ना 1 लाख, प्लस 1 लाख और जोड़ दे तो भी आपका 26 लाख 50,000 सेम फिगर आ जाएगी। 26 लाख 50,000 तो मैंने आपको इसलिए लास्ट टाइम पे सिखा दिया था कि अपन तो ऐसे ही करते हैं कि 10 लाख से ऊपर जब भी होता है तो उसमें से 10 लाख माइनस कर देते हैं, बची हुई फिगर का 30% निकाल लेते हैं और 10 लाख तक जितना टैक्स है वो निकाल लेते हैं। और ये भी सिखाया था ना आपको लास्ट टाइम पे कि 10 लाख पे ये 1 लाख का टैक्स कैसे बनता है, ये सिखाया था हमने। कैसे बनता है? 5 लाख तक तो टैक्स जीरो है, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 20% है किसका? टोटल इनकम माइनस 5 लाख। तो अगर हमें 10 लाख पे निकालना हो तो 10 लाख में 5 लाख हटा दो, बचा 5 लाख। 5 लाख क्यों हटाए? क्योंकि 5 लाख तक टैक्स जीरो है। तो 10 लाख में 5 लाख हटा दिया, 5 लाख का 20%, 1 लाख। इसीलिए यहां लिखा है कि 10 लाख पे 1 लाख का टैक्स बनता है। तो 10 लाख पे 1 लाख का तो बनता ही है, प्लस 10 लाख से जितना ऊपर होगा उसका 30% टैक्स और। तो टैक्स आ गया गरिमा 26 लाख 50,000। यहां तक आपको आ गया था? अब आ गया आंसर। कहां अटक रही थी, कहां प्रॉब्लम हो रही थी? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, अब कर ही लेते हैं। 26 लाख 50,000। अब इसी में क्या सरचार्ज लगेगा? अगर हमारी 95 लाख है तो क्या सरचार्ज लगेगा? हाँ जी, जैसे ही 50 लाख से ऊपर इनकम पहुंचती है तो सरचार्ज भी लगता है। और सरचार्ज का मतलब कुछ नहीं है, केवल एक एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट ले रही है अलग अलग नाम से, यानी ये भी टैक्स है, बस अलग से ले रही है, अमीरों से ले रही है, गरीबों से नहीं लेती। 50 लाख से जिन्होंने कम कमाया उनसे नहीं लेती, उनसे इनकम टैक्स लेती नहीं, सरचार्ज नहीं लेती। लेकिन 50 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपको सरचार्ज भी देना है। और कितने परसेंट सरचार्ज लिखा है इसमें? 10%। किसका 10%? इनकम टैक्स का। तो 26 लाख 50,000, 26 लाख 50,000 जो आपने इनकम टैक्स निकाला है, इसका 10% जरा बेटा निकालो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना बता रहे हैं आप? 2,65,000। यहां लिख दो छोटा छोटा, आपको दिख जाएगा 2,65,000। तो यानी इनकम टैक्स आया 26,50,000, उसके ऊपर 10% सरचार्ज निकाला 2,65,000। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि जो 4% सेस निकालना है वो इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ के जो फिगर आएगी उस पर निकालना है। तो 26,50,000 प्लस 2,65,000, 29,15,000। इस 29,15,000 का 4%, 1,16,600। अब तो आराम से आंसर आ जाएगा क्या? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, इन तीन का टोटल जरा अगर हम कर दें 30,31,600। ये हमारा टोटल टैक्स पेबल है। यानी अगर आपने गलती से कभी 95 लाख कमा लिया पूरे साल में तो 30,31,600 रुपए सरकार को चढ़ावा चढ़ जाएगा। ठीक है, इससे बेटर है कि आप घर में आराम से तारक मेहता देखिए, कमाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? सबको समझ आ गया? और कोई सा केस आप कहें तो मैं करा देता हूं किसी को। ऐश्वर्या राय में, अनिल कपूर में, कोई सा किसी को ना आया हो घर पे किया हो? नहीं, सबको आ गया? चलो जी, अब मैं आपको आज की क्लास में आगे लेकर के चलता हूं। अच्छा, और ये डेट याद रख लोगे ना? ये डेट पूछेगा, कब याद करोगे? अभी? अच्छा, बोलते तुम लोग बहुत अच्छे हो। दिल ऐसा बोलते कि दिल खुश रहे, करे ना करे वो तो सर भी मजाक ही कर रहे हैं कि कर लेना आप याद। अब मैं आपको ना कुछ और चीजें सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो अपने 3 स्लैब पढ़े, जिसमें पहले स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, दूसरे स्लैब में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और तीसरे स्लैब में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा निर्मला जी कहती हैं कि सर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको इनकम टैक्स में से कुछ छूट दे देंगे, कुछ रिबेट दे देंगे। जो आपका इनकम टैक्स आया उसमें से कुछ और माइनस करा देंगे। हमने कहा रे वाह। कह रही लेकिन हमारी शर्त है, अगर 2 कंडीशन आप पूरी करेंगे तो ही छूट देंगे। पहली कंडीशन कि आप होने चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन होने चाहिए? यानी ये जो रिबेट पढ़ने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 87A,
ये सेक्शन आपको याद करना है, ये बार बार आएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, आप याद करने नहीं भी बैठेंगे तो भी मैं याद करा दूंगा। 87 की रिबेट, इसकी पहली कंडीशन कि आप होने चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल, और दूसरी कंडीशन आपकी पूरे साल की इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट आपके लिए नहीं है। तो पहली कंडीशन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, दूसरी आपकी नेट इनकम बोल लीजिए, टोटल इनकम बोल लीजिए, टैक्सेबल इनकम बोल लीजिए 5 लाख या उससे कम हो। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं। और अगर दोनों कंडीशन आपने पूरी कर दी, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है, आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो गवर्नमेंट कह रही है सर आपका जो इनकम टैक्स आया, जैसे आपको निकालना आता है तो निकाल लो, इनकम टैक्स निकालना हमको आता है ना तीनों स्लैब में, कह रही सर जैसे आपका जो इनकम टैक्स आया बिना सरचार्ज जोड़े बिना सेस जोड़े, केवल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स आया उतनी छूट देंगे या 12,500 जितना इनकम टैक्स आया, या फिर 12,500, दोनों में जो कम होगा हम आपको उतनी रिबेट दे देंगे। मतलब अगर मान लो जैसे कोई इंसान 60 ईयर से कम का है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर से कम का है, कौन सा स्लैब लगेगा बेटा उसके लिए? पहला स्लैब। और मान लो बेटा वो 60 ईयर से कम का भी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, और पूरे साल की उसकी इनकम है 3 लाख रुपए, एज्यूम करते हैं 3 लाख, तो पहले हम 3 लाख पे टैक्स निकाले जैसे हमने आपको सिखाया, कैसे? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, जितना 2.5 लाख से ज्यादा कमाए, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स है नहीं, जितना 2.5 लाख से टोटल इनकम माइनस 2.5 लाख का 5%, टोटल इनकम कितनी है? 3 लाख। 3 लाख में 2.5 लाख हटाओ, 50,000 का 5%, 2500। निर्मला जी कह रही जो टैक्स आया, मैं कभी सेस जोड़ दे, कह रही नहीं रुक जाइए सर प्लीज रुक जाइए, हमने रुक गए, कह रही सर जो टैक्स आया 2500 वो देखिए, और 12,500 एक फिगर है 12,500, इन दोनों को कंपेयर करिए, 5 मिनट सोच के बताइए दोनों में कम क्या है? 2500, हम आपको 2500 की छूट दे देंगे, यानी इनकम टैक्स आया 2500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी? 2500। 2500 में 2500 माइनस करो, 0। अब आप सरचार्ज और सेस अगर जोड़ना है जोड़ लीजिए, सरचार्ज तो वैसे भी नहीं जोड़ेगा, 50 लाख से ऊपर जोड़ता है, और सेस किसका जोड़ा तो 0 का 4%, तो कितना आएगा? कभी भी 0 का कोई भी निकालोगे तो 0, यानी टैक्स आपका 0 हो गया। टैक्स कितना हो गया आप समझ रहे हो? मतलब मान लो जैसे इसी केस में रेसिडेंट इंडिविजुअल होता, 60 ईयर से कम का होता, और उसकी इनकम होती 4 लाख, कितनी इनकम होती? तो पहले हम 4 लाख पे टैक्स निकालते, जरा निकाल के बता पाओगे 4 लाख पे? ऐसे ही जैसे 3 लाख पे निकाला वैसे ही 4 लाख पे निकालो कि अगर 4 लाख होती तो टैक्स कितना होता? सभी बच्चे 4 लाख पे टैक्स जरा निकालो, बिना सेस जोड़े, है ना, सेस नहीं जोड़ने का, 4 लाख पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, क्या बात है, वेरी गुड आंसर्स बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 4 लाख रुपीस पे 7500 क्या किया? 4 लाख में क्या माइनस करोगे? 2,50,000, बचा कितना? 1,50,000, और 1,50,000 का 5% 7,500। अब निर्मला जी कह रही जो 7,500 आया या 12,500, दोनों में कम क्या है? तो हम आपको 7,500 की छूट दे देंगे, यानी एक तरीके से टैक्स 0 हो गया। टैक्स कितना हो गया? अगर मान लो आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो जरा टैक्स निकालो 5 लाख पे कितना आता है? हाँ सही बोल रहे हो, बोल सकते हो 12,500, बाकी लोग निकाल के चेक करो 5 लाख पे कितना आता है? 5 लाख पे कितना टैक्स आएगा भाई? 5 लाख में 2,50,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 2,50,000। 2,50,000 का 5% 12,500, 12,500 या 12,500, दोनों में कम क्या है? दोनों ही थोड़े ना, एक बोलो 12,500, 12,500 12,500 में कम क्या? 12,500, तो 12,500 में 12,500 माइनस हो जाएगा, करके देखो कैलकुलेटर में कितना बचता है? 0 बचता है, टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम है लेट से 6 लाख रुपए, तो जरा टैक्स निकालो, 6 लाख की इनकम है, 6 लाख पे जरा टैक्स निकालो, बिना सरचार्ज जोड़े बिना सेस जोड़े, केवल टैक्स 6 लाख रुपए इस पे आ जाएगा। टोटल इनकम 6 लाख माइनस 5 लाख, तो 1 लाख बचा, 1 लाख का 20%, 20,000 प्लस 12,500, तो 5 लाख तक है ही। इस वाले पे जाएगा 6 लाख रुपए जो है ना वो इस वाले पे आ जाएगा, अब 5 लाख बट अप टू 10 लाख वाले पे, तो 6 लाख में माइनस करेंगे 5 लाख, 1 लाख बचेगा, 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख, 1 लाख का 20%, 20,000 प्लस 12,500 कितना हुआ?
32,500। अब रिबेट निकालो, 32,500 और 12,500 कितना कम है दोनों में? 12,500। रिबेट कितनी मिलेगी? 1 भी रुपए की रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट तभी मिलती है जब दो कंडीशन पूरी हो। पहली कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, और दूसरी आपकी टोटल इनकम 5 लाख है उससे कम होनी चाहिए। आपकी इनकम तो 6 लाख है, 1 भी रिबेट नहीं है। आप समझे मेरी बात को? जैसे हम लोग के पास ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर हमारे ना थोड़ा टैक्स बनवा देना सर, अपन देसी लोग हैं, है ना, तो कहते हैं सब इतना भरना आईटीआर, तो 2-4 हजार का टैक्स दे दें, तो 2-4 हजार का देते थोड़ा शुद्धि हो जाती है कि हाँ थोड़ा दिया है हमने, कभी लोन वोन लेना हो तो थोड़ा आसानी रहती। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब 2,000 का टैक्स, 2-4 हजार का टैक्स नहीं बनता। मैं आपको समझाता हूं, मतलब अगर मैं 5 लाख की किसी की इनकम आप दिखाओगे, अगर आप किसी की, जैसे मान लो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और 60 ईयर से कम है, पहला स्लैब लग रहा है, 5 लाख की इनकम आप दिखा रहे हो, तो 5 लाख पे अपने आप टैक्स जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? रिबेट मिल जाएगी। वो कह रहे हैं साहब 2-3 हजार देना है, 2-3 हजार का बन ही नहीं सकता। अब आप 5 लाख से कुछ भी ऊपर बढ़ा लो, मान लो आपने कहा 5,01,000 दिखा देते हैं, तो 5,01,000 जैसे ही करोगे रिबेट गायब हो गई। 5 लाख से ऊपर बढ़े, भाई मिनिस्ट्री बड़ी समझदार है, बहुत समझदार है। पहले क्या होता था, हर बार ये जो स्लैब रेट है इन पे टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाते थे। आज बजट का भी दिन है, आज बजट आने वाला है, तो खैर पहले क्या होता था, हर बार टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाते थे, मतलब टैक्स के बेसिक एग्जामिशन मैं कहना चाह रहा हूं वो बढ़ाई जाती है। जैसे 2.5 लाख है ना, तो एक तरीका था ये भी बढ़ा सकते थे कि अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक या 3.5 लाख तक या 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, पर मिनिस्ट्री बहुत समझदार हो, नहीं साहब ऐसे नहीं करो, दूसरी तरीके से करो। तो इसका डबल फायदा है। पहला फायदा जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही 5 लाख के ऊपर पहुंचे रिबेट गायब। 5,01,000 है मान लो, तो उस पर अगर हम टैक्स निकालें तो 5,01,000 पे कितना निकलेगा? 5,01,000 माइनस 5 लाख, 5,01,000 में माइनस 5 लाख, आप समझ गए ना, बचेगा 1,000 का 20% 200 रुपए, ये 12,500, ये 12,700 प्लस 4% का सेस, तो 12,700 प्लस 4% का सेस 13,208, यानी 13,000 से कम तो बेसिकली बनने ही नहीं वाला आपका, या तो जीरो दो या ना दो। तो वो जो बीच के होते थे वो चले गए। अब समझे कि हमको 2-3 हजार सर ऐसा कर दो कि ज्यादा इनकम है नहीं, 2-3 हजार दिखा दो। मैं आपको देखो सब समझाता चल रहा हूं। तो भाई साहब 5 लाख तक तो टैक्स बन ही नहीं रहा। अच्छा, मार्केट में बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अब एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक है। 5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, आप लोग समझदार हैं, वो है रिबेट। अब देखो दूसरा फायदा मिनिस्ट्री की तरफ से समझो। पहला फायदा समझ गए ना, जैसे किसी की 5 लाख के ऊपर पहुंची जरा सी भी इनकम, रिबेट गायब हो गई। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में रिबेट नहीं, न्यू में रिबेट है, वहां 7 लाख तक है, वो समझाऊंगा न्यू वाले में। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 5 लाख तक की इनकम पे ही। दूसरा फायदा समझो, जो रिबेट है वो केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, मतलब अगर आप एचयूएफ हैं, स्लैब तो यही एप्लीकेबल है, रिबेट आपके लिए नहीं, चाहे आप रेसिडेंट एचयूएफ हो चाहे नॉन रेसिडेंट एचयूएफ हो। आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, रिबेट आपके लिए नहीं है। आप एओपी बीओआई है, रिबेट आपके लिए नहीं। रिबेट सिर्फ किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख से कम, और उम्र कितनी हो, नहीं उम्र कितनी भी, ऐसा नहीं, तो मैं पहले स्लैब पे एग्जांपल समझा रहा हूं, उम्र कितनी भी हो, चाहे 60 से कम हो, चाहे 60 ज्यादा हो, चाहे 80 ज्यादा हो, कुछ भी हो। क्लियर? पक्का ये बात आपको समझ में आई? तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो रिबेट मिलने वाली। पहले पढ़ के देखते हैं, फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो करेंगे। जरा देखते हैं क्या लिखा है। सर ये जो रिबेट वगैरह है, ये एग्जाम में जैसे जब अपन को बोलेगा तब हम लोग करके आएंगे कि करके आना ही है? जितना भी ये इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। आपसे कोई बोलने नहीं आएगा एग्जाम में कि रिबेट भी चेक कर लेना। आपसे एग्जाम में थोड़ी ना बोलेगा कि बेटा बेटा सुनो टैक्स निकाल लो, रिबेट भी देख लेना, ऐसे नहीं बोलेगा। आपको खुद चेक करना पड़ेगा। तो टैक्स टफ क्यों हो जाती है मैं आपको बताता हूं। टैक्स आपने सुना होगा ना, टैक्स सब्जेक्ट टफ होता है, कभी सुन क्या है? नहीं सुन क्या है ना, सुन क्या हो ना, सुना होगा। टैक्स टफ सिर्फ इसलिए हो जाती है कि प्रोविजंस बहुत सारे हैं। वो प्रोविजंस हम पढ़ते हैं, हमें समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ रिवीजन है, तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब हमको कोई बताता नहीं है कि रिबेट चेक कर लेना। गलती आपकी नहीं है, गलती इंस्टीट्यूट की। उसको एक बंदा बैठालना चाहिए, बताए बेटा रिबेट देख लेना मिल रही कि नहीं, बेटा देख लेना 80C की रिडक्शन है कि नहीं।
पता बच्चे को, बच्चा जो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं गया वो हमेशा कूल रहता है, उसको जीवन में कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसको होती है? जो पढ़ के नहीं जाता उसको पता है, कुछ भी पूछ लो, हमको तो आता ही नहीं है आप जो पूछो हमको नहीं आता। दिक्कत ये है जो पढ़ के गया, अब एन मौके पे केवल हमने पढ़ा, वो 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने की पढ़ाई कर ली, जल्दी 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 सब पढ़ डाला, जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो पता ही नहीं। वही बात है ना कि जैसे खाना बनाना जिसको नहीं आता, जैसे मेरे को नहीं आता, अब पूरा किचन मेरे सामने रख दिया जाए, सारी सब्जियां रख दी जाए, तो पता ही नहीं क्या डलता है क्या नहीं। हाँ, अपने लिए अगर ठीक ठाक बना लेंगे, खराब तो खा भी लेंगे। वही चीज है कि सारे प्रोसेस पता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करना था, हम भूल गए, हमारे स्किप हो गया दिमाग में। अब समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर? तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कोई पूजा नहीं है इसके लिए, कोई हवन नहीं है, सिर्फ एक काम है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को बार बार कहना पड़ेगा, क्वेश्चन लगा रहे हैं रिबेट चेक करी कि नहीं, और रिबेट जहां देनी वहीं देना। कई बार क्या होता है, याद है और 6-5 लाख से ऊपर इनकम दे, रिबेट दे आए हैं, सर सब कुछ बढ़िया करके आए। बच्चा कई बार ऐसा होता है, सर इस बार पेपर आप समझिए बिल्कुल 90 तो आएंगे, आए 09। तो हर बच्चा अपनी समझ से बहुत बेटर करता है, बट लेकिन वो आपकी समझ और सही भी होनी चाहिए। तो खैर चलो रिबेट पढ़ के देखते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलने वाली है? केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, और किसी को नहीं मिलने वाली। जो पे कर रहा हो टैक्स, कौन सी पढ़ा रहे हैं अभी? ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ऑप्शनल मतलब ओल्ड वाली कि न्यू वाली? ओल्ड वाली। न्यू वाली तो जो बोलते हैं वो डिफॉल्ट है और ये ऑप्शनल है, तो ओल्ड वाली। सर न्यू वाली में रिबेट नहीं मिलती क्या? मिलती है, उसमें भी, उसमें 7 लाख तक पे मिलती है, वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले भी ओल्ड वाली पढ़ा रहे हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी नेट इनकम को आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, लिख लो वहां पे नेट इनकम का मतलब, और टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो, टोटल इनकम भी बोल सकते हो। नेट इनकम के 3 नाम आपको बता दिए, एक नेट इनकम, एक टैक्सेबल इनकम, एक टोटल इनकम। तो किसको मिलने वाली है? ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी नेट इनकम डज नॉट एक्सीड कितनी? 5 लाख, कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। उसको 87A की रिबेट मिल जाएगी। और सर कितनी मिल जाएगी? द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स। 100% ऑफ इनकम टैक्स मतलब जितना तुम्हारा टैक्स आया, मान लो अगर टैक्स तुम्हारा 2500 आया तो 2500 का 100% 2500। तो इन शॉर्ट जितना तुम्हारा टैक्स आया या फिर 12,500 दोनों में जो। और ये रिबेट कब चेक करोगे? कहने का मतलब रिबेट सरचार्ज और सेस से पहले की बाद में? सरचार्ज और सेस से पहले। दिस रिबेट इज अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर एडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से। किसको किसको नहीं मिलती है ये भी सुन लो, या तो ऐसे याद रख लो, केवल किसको मिलती है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। या ऐसे भी समझ लो किसको नहीं मिलती? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलती। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, HUF, AOP, BUI या कोई भी टैक्स पेयर, चाहे वो रेसिडेंट हो या कोई भी हो, नहीं मिलेगी। केवल किसको मिलेगी? केवल और केवल जिसकी एज कितनी हो, कोई भी एज हो। अब सुनना, समझना ध्यान से, एक बड़ा सिंपल सा, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 90 इयर्स की है, टोटल इनकम 4 लाख की है। रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 4 लाख, उम्र है 90 साल, 90 इयर्स, 90। रिबेट मिलेगी यस और नो? मना तो नहीं किया इन्होंने कहीं एज के लिए मना नहीं किया है। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकम भी 5 लाख से कम है, 4 लाख है, 90 इयर्स का। रिबेट मिलेगी यस और नो? नहीं मिलेगी। रिबेट मिलने की जरूरत ही नहीं उसको। रिबेट उसको वैसे ही 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अभी पड़ा जिसकी उम्र 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, उसके लिए 5 लाख तो वैसे ही टैक्स नहीं बनाया गया। तो जो तीसरा स्लैब है उसमें कभी हम रिबेट चेक ही नहीं करते, उसमें रिबेट का मतलब ही नहीं बनता ना, आप समझिए नहीं। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वैसे ही टैक्स 0 आ रहा है, और 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट वैसे भी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये रिबेट बची किसके लिए? केवल पहले स्लैब और दूसरे स्लैब के लिए। क्योंकि जो तीसरा स्लैब है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, उसके लिए अपने आप ही 5 लाख की छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया? समझ गए सब लोग? अब देखते हैं ध्यान से कुछ क्वेश्चन, और कैसे करने वाले हैं। कंप्यूट टैक्स पेबल, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको समझाऊंगा भी इसमें एक चीज और। कंप्यूट क्या करना है? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। कौन है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और जिनका जन्म कब हुआ है? एंड बॉर्न ऑन 5th April 1964।
फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। यानी जो मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन दिए थे, ऐश्वर्या राय वाला, अनिल कपूर वाला, धर्मेंद्र सिंह वाला, उसमें मैंने आपको जानबूझ के एज दे दी थी और यहां पे मैंने एज गायब करके उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी ताकि एज आप निकालें। एज क्यों निकालें सर? इसलिए निकालें कि रेसिडेंट इंडिविजुअल पता तो करें कि पहला स्लैब लगेगा कि दूसरा कि तीसरा। तो या तो आप, मैंने ऊपर डेट्स लिखी, या तो वो मिला लो 5 अप्रैल 1964 कहां पे जा रहा है, पहला स्लैब में कि दूसरे में कि तीसरे में? आर यू श्योर पहले में जा रहा है? पहले में क्या लिखा था, लाइन पढ़ोगे कोई? ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1964। तो 2 अप्रैल 1964 या उसके बाद जिसका भी जन्म हो तो वो 60 से कम का ही होगा, इसलिए पहला स्लैब एप्लीकेबल है। और अगर आपको कंप्यूट करनी तो क्या आप एज कंप्यूट कर पाओगे? अगर मान लो वो डेट भूल गए, भाई अपन क्या है ना, एक सर्वे के अनुसार बच्चों का दिमाग और गजनी का दिमाग एक बराबर, तो अपन भूल गए, मान लो वहां पे भूला तो देखिए ना पिक्चर आपने, कई बार अब मेरे साथ भी ऐसा होने लग गया है, याद करते करते ये घर से निकल रहे हैं, ये सामान लेके जाना है, पहुंच गए आगे लिफ्ट तक, भूला तो आप लोग के साथ रहते रहते मेरा दिमाग भी ऐसा हो रहा है। तो खैर, अगर भूल गए मान लो एग्जाम में कि वो क्या डेट थी, क्या ईयर था, तो कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करना, जैसे 5 अप्रैल 1964 है और आप 2024 में बैठे हो, तो आप 2024 में से 1964 जरा माइनस करो। 2024 माइनस, अब एक ऐसे ना करना कि एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट कर, पूरा कोई आता ही नहीं पेपर में, सिर्फ 3 घंटे यही है, तो ये 1964 से 65 एक साल, 66 दूसरा साल, 67 ऐसे करने ना बैठना 3 घंटे में। तो 2024 में 1964 माइनस कर दो, कितना बचा? 60। इसका मतलब समझो, 5 अप्रैल 1964 को से लेके 4 अप्रैल, यहां मैं समझा रहा हूं एक चीज आपको, 4 अप्रैल 2024 ही तो निकाला आपने, 2024 को ये हो जाएंगे 60 साल के। कौन से दिन 60 साल के होंगे ये? 4 अप्रैल 2024। 2024 मैंने क्यों लिखा पहले तो ये बताओ। 2024 में आपका एग्जाम है, 2024 माइनस डेट करी 1964 तो 60 ईयर आया, तो मैंने 60 ईयर तो वैसे लिखा क्योंकि 2024 से 1964 माइनस किया। सर ये 5 अप्रैल को पैदा हुए ना, तो 4 अप्रैल क्यों लिख रहे हैं आप? 5 अप्रैल 1964 से 5 अप्रैल 2024 को होंगे ना 60 ईयर्स के। आप मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे, किसी का जन्म अगर 5 अप्रैल को हुआ तो वो 1 साल का कब होगा? जैसे अगर उसका जन्म 5 अप्रैल 1964 को हुआ तो पहला 1 साल का कब होगा? उसका फर्स्ट बर्थडे कौन सी डेट को बना रहे होगे? 5 अप्रैल 1965 को बना रहे होगे। ऐसे ही बनाते हैं ना अपन, एक दिन पहले तो बनाते नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जरा समझो, ये तो अपन बना रहे हैं, ट्रेडिशन है कि इस दिन जन्म हुआ, लेकिन सोचो एक जो साल होता है वो 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 साल होता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल होता है। एक हफ्ता संडे से संडे होता है कि संडे से सैटरडे, या मंडे से संडे होता है कि मंडे से मंडे होता है? मंडे से संडे एक हफ्ता होता है, मंडे से मंडे एक हफ्ता नहीं होता, वो तो अगला सेकंड हफ्ता लग गया। मेरी बात जा रही है? पक्का? तो अगर जैसे कोई इंसान 5 अप्रैल 1964 को पैदा होता है तो टेक्निकली 4 अप्रैल 1965 को वो 1 साल का हो गया। 5 अप्रैल 1965 को तो अब दूसरे साल में लगा है, फिर से अगला 4 अप्रैल 1966 को 2 साल का हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए मैंने क्या कराया, मैंने आपको याद कराने के लिए तरीका समझाया कि अगर भूल गए एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, 2024 में आप बैठे हो, 2024 माइनस ईयर जो भी दिया, 1964 दिया था तो वो माइनस किया, 65 दिया होता तो वो माइनस करते, जो दिया तो वो माइनस किया, 60 ईयर आया। फिर मैंने डेट लिखी कि 4 अप्रैल 2024 को ये 60 का होगा। और अगर जैसे ही 60 का होता है ना कोई इंसान, तो दूसरा स्लैब एप्लीकेबल होता है, पहला नहीं होता। अगर 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होता है तो दूसरा स्लैब होता है, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, 80 से कम दूसरा, 80 या उससे ज्यादा तो तीसरा। तो सर फिर आप दूसरा क्यों नहीं लगा रहे? देखो भैया, 4 अप्रैल 2024 को 60 ईयर्स का होगा, बट आपको कौन से साल एंड का निकालना है? आपको निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। कोई इंसान 4 अप्रैल 2024 को 60 का होगा क्या? 31 मार्च 24 को वो 60 का था?
नहीं था, इसलिए पहला स्लैब एप्लीकेबल है क्योंकि 60 का है। ऐसे कंप्यूट करना है एग्जाम में। समझ गए कि नहीं समझ पाए हो मेरी बात को? पक्का? इसलिए पहला स्लैब एप्लीकेबल है। क्या किया? पहले हमने ये निकाला 2024 से माइनस करते हुए कि कितने साल का हो रहा है, 60 ईयर्स का हो रहा है, फिर मैंने डेट लिखी कि साहब ये तो 4, ये सिर्फ अपनी समझ के लिए, सब एग्जाम में नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए कि साहब ये 4 अप्रैल 2024 होगा 60 साल का, बट सर हमको तो पता करना है 31 मार्च 24, तो 31 मार्च 24 के बाद आती है 4 अप्रैल, तो अभी तो 60 का कहां हुआ है, 60 से कम का, इसलिए पहला स्लैब एप्लीकेबल है। समझ गए? इसमें पहला लगेगा। और या फिर अगर आप रट्टू तोता है, मतलब रटने में अच्छे हैं, रट्टू तोता हमेशा खराब नहीं होता, अच्छे बच्चे भी होते हैं, रटने में अच्छे हैं, तो मैंने जो डेट्स दी हैं आपको वो याद कर लें कि ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1964, तो पहला स्लैब। ऐसे याद कर लें दोनों तीनों स्लैब के लिए डेट। ठीक सर? सर पूछो सर इसमें पहला स्लैब लगेगा? हाँ सर। अगर मान लीजिए, एक आधी चीज और समझा देते हैं आपको। अगर मान लो जैसे ये जन्म इसका 1964 में नहीं हुआ होता, मान लो ये होता, आप चेंज मत करना, मैं तो अभी डिलीट कर दूंगा, 5 अप्रैल 1965 में इसका जन्म होता, तो बताओ कौन सा स्लैब लगता? पहला ही लगता। आर यू श्योर? आर यू श्योर? पक्का? कैसे भाई? 2024 में से 1965 जरा माइनस करो। एक तो वो डेट के हिसाब से तो आप सही है याद, जो आपने कर लिया पहला ही लगता, बट अगर डेट वैसे निकाले तो 2024 में से 1965 माइनस करो 59, तो ये 4 अप्रैल 4 डेट 4 अप्रैल 2024 को कितने साल का होगा? 59 ईयर का। और हमको तो इससे पहले 31 मार्च का स्टेटस जानना है उसका, जो प्रीवियस ईयर जहां पे खत्म होता है ना, उस दिन का स्टेटस हम देखते हैं। उस दिन तो वो 59 का भी नहीं था, पहला ही स्लैब लगेगा, छोटा था। समझ गए ना? पक्का? अगर मान लो एक और ले लेते हैं, लेट्स से ये 1963 कर देते हैं इसको। क्या बना दे? 1960, 5 अप्रैल 1963। अब बताओ सेकंड स्लैब कैसे? 2024 में से 1963 माइनस करो 61, तो 4 अप्रैल। हर जगह 4 ही अप्रैल होगा क्या? ऐसा नहीं, जो डेट है उससे एक दिन पहले। 4 अप्रैल 2024 को कितने ईयर का बता रहे हो? 61। तो इससे जस्ट पहले 31 मार्च जो आई थी, क्या वो 60 का था? यस और नो? 60 का था ना। मतलब अगर 4 अप्रैल 24 को 61 का है, तो 4 अप्रैल 2023 को 60 का हो गया होगा। अगर कोई इंसान 4 अप्रैल 2024 को 61 का है, तो 4 अप्रैल 2023 को 60 का हो गया होगा। और हमें तो चाहिए 31 मार्च 2024, तो ऑलरेडी वो 60 का तो हो ही चुका है, इसलिए सेकंड स्लैब लगता। हाँ, और बाकी मेरे आपके लिए सलाह है, जहां पे ये डेट में अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो आप केवल डेट वो जो मैंने लिखी इसीलिए लिखी है कि आपको रटना हो तो रट लीजिए उसको, तो आपको एग्जाम में कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, बट गलत मत करके आइएगा। वो रट भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तभी जगह जगह 2 अप्रैल डेट लिखी है, क्योंकि 2 अप्रैल से अगर हम निकालेंगे तो अगला जो 1 अप्रैल होगा वहां पे एक साल पूरा हो जाएगा। अभी हमने जो पहले स्लैब में लिखा है ना, वो 1 अप्रैल 1964 नहीं लिखा है, ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल लिखा है। खैर चलिए करते हैं। तो पहला स्लैब लगेगा इसमें, और 4 केसेस हैं। पहला केस 2,60,000, तो पहला स्लैब 2.5 लाख तक की छूट, 2,60,000 पे पहले तो टैक्स निकालो। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगला 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, तो 2,60,000 पे टैक्स बताओ 500 भाई। 2,60,000 में 2,50,000 माइनस करेंगे, 10,000 बचेगा, 10,000 का 5% 500। अब क्या रिबेट मिलेगी एग्जाम में? सोचना, क्या रिबेट मिलेगी? 2 कंडीशन पूरी हो रही है क्या? क्या हमने दी भी है आपको वो 2 कंडीशन की? दी नहीं, नहीं दी हो तो पूछ लेना। दी है? रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, लिखा है। इनकम वो भी है, तो रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना टैक्स आया, या फिर 12,500, दोनों में जो कम है। कितना? 500 रुपए की रिबेट यहां पे आपको मिलने वाली है। तो इनकम टैक्स, अब देखो इसको लिखो कैसे, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे। ये तो आपको सिखाया था कि भाई पर्टिकुलर टैक्स लायबिलिटी, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 10,000 क्यों? समझ गए ना? 2,60,000 में से 2.5 लाख हटा दिए, 10,000, अगले 10,000 का 5% 500 टैक्स, इनकम टैक्स देना 500। अब यहां से पहले रिबेट देते हैं 87A की, पूरी 500 मिल गई, क्योंकि 500 रुपए या 12,500 दोनों में कम जो है, तो 500 कम है, इसलिए 500 रुपए की रिबेट दे दी, बैलेंस बचा निल। अब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया, निल पे अगर सरचार्ज जोड़ना होता, वैसे तो यहां जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 50 लाख से ऊपर जोड़ता है, सरचार्ज भी निल, इनकम टैक्स सरचार्ज भी निल, इस पे 4% सेस भी निल, तो टोटल टैक्स भी निल। एक बात आपसे और पूछूं, देखते हैं आपके पास कितना दिमाग है। क्या ऐसा हो सकता है कि
किसी इंसान को रिबेट भी मिल रही है और सरचार्ज भी लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए भी एप्लीकेबल हो रही है उस केस में एंड सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरचार्ज लगता है अगर 50 लाख से ऊपर इनकम हो और रिबेट मिलती है अगर 5 लाख है उससे कम इनकम हो। तो एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक क्वेश्चन में या तो रिबेट लगेगी या सरचार्ज लगेगा, दोनों चीजें नहीं लगाई जा सकती हैं। क्लियर हो गया? दूसरा केस करके बताओ कितनी रिबेट मिलेगी? 3 लाख पे निकालो अपने आप। 2500 का टैक्स आता है पक्का। 3 लाख में क्या माइनस करो? 2,50,000 बचा कितना? 50,000। 50,000 का 5% 2500 या फिर 12,500, दोनों में जो कम है 2500 कम है तो 2500 की रिबेट मिलेगी। ऐसे तीसरे में निकालो, चौथे में निकालो। यानी पहले केस में टोटल टैक्स हमारा 0 हो रहा है। मैं लिखता भी जा रहा हूं, आंसर नीचे भी लिखा है, यहां भी लिख दे रहा हूं आपके लिए। सिर्फ पहले टैक्स केस में हमारा टैक्स 0 हो जाएगा, दूसरे केस में हमारा टैक्स भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना? तीसरे में आप बताओगे क्या? तीसरे में भी 0 हो जाएगा। वेरी गुड। चौथे में प्लीज निकाल दो। सब कुछ जोड़ देना, सरचार्ज सेस वगैरह जो जो जोड़ते हैं, रिबेट माइनस कर देना। सब कुछ करने के बाद जो अंतिम आपका आंसर हो वो बताना। रिबेट वगैरह माइनस करके, सरचार्ज जोड़ के, सेस जोड़ के, सब कुछ कर करा के जो जो करना आप चाहते हो, जो जो आपको लगता है हमें करना चाहिए, वो सब कर देना। ओके, मैं अपना आंसर निकालता हूं, फिर देखता हूं मेरे से किसी का आंसर मैच कर रहा है क्या। मैं अपना आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 32,500 आए, फिर मैंने 12,500 की रिबेट दे दी, 20,000 हो गया। 4% से 20,800, मेरा आंसर 20,800 है। कोई है मेरे साथ? 20,800 सब कुछ सेस जोड़ के 20,000 तक पहुंचा रिबेट के बाद और 4% सेस जोड़ दिया तो 20,800, 20,800। क्या है कोई बच्चा मेरा साथ देना चाहता है? 20,800, 20,800 किसी का आंसर नहीं है? पक्का नहीं है? 20,800 क्यों नहीं है? यहां पे एक भी रुपए की रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बस यही बात एग्जाम में भी याद करके आना, एग्जाम में मत दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। एक भी रुपए की रिबेट नहीं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है और सही आंसर 33,800 है, 20,800 नहीं है। क्लियर? तो 6 लाख में 5 लाख माइनस किया, 1 लाख बचा, 1 लाख का 20% निकाला, 20,000 आया। 5 लाख तक 12,500 का टैक्स होता है, तो 20,000 और 12,500, 32,500। रिबेट मिलनी नहीं है, सरचार्ज जुड़ना नहीं है। 32,500 का 4% आपने सेस निकाल दिया और आपका 1300 का सेस आ गया, 33,800। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। इतना बता देना, इस क्वेश्चन में कौन सा स्लैब लगाओगे? सेकेंड स्लैब लगाओगे पक्का? 1 अप्रैल 1964 को जन्म हुआ है, सेकेंड स्लैब सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, रिबेट के समेत आपको करना है। और मैं आपको अब थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं। किसी कुछ पूछना है? कोई डाउट है? हमको बताओ गरिमा को बताओ। 6 का किस वाले में बेटा? 6 लाख का, 6 लाख का ये बताइए। ये बेटा, ये बेटा सॉल्यूशन है 33,800। रिबेट नहीं मिलेगी ना इसमें? रिबेट नहीं मिलेगी। तुम लोग को समझ में आ रहा है पक्का? और ये 6 लाख पे आ गया बेटा, समझ में आ गया 33। कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलो, बहुत पढ़ाई हो गई। अब मैं ना आपको एक बढ़िया सी सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। सुनोगे एक कहानी? बहुत ध्यान से। एक बढ़िया कहानी है। जैसे आप मूवीज देखते हो ना, वेब सीरीज देखते हो, उससे भी बेटर, उससे भी बहुत बढ़िया। एक बार की बात है, हंसने लगा पहले, वही कहानी शुरू तो होने दो। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। कितने दोस्त थे? दो दोस्त थे, बहुत गहरे।
बहुत गहरे। एक का नाम था छोटू, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, हम तो कहानी अपने सुना। एक का नाम था छोटू और एक का नाम था मोटू। बचपन से साथ में स्कूल में पढ़े दोनों लड़के, बढ़िया फ्रेंडशिप थी। और फिर उसके बाद आगे पढ़ाई लिखाई करी और पैसा कमाने लग गए। छोटू जो था वो थोड़ा गरीब था, मोटू जो है वो थोड़ा अमीर था। एक गरीब दोस्त था, एक अमीर दोस्त था। ये लोग हमेशा जब भी पूरे साल में पैसा कमाते थे तो कमाने के बाद एक पार्क में मिलते थे। मतलब वो दोस्ताना टाइप नहीं था, इनके बीच में दोस्ती थी। तो पार्क में, तो ये लोग एक पार्क में मिले और पार्क में मिलके आपस में डिस्कस करते थे कि इस बार किसने कितना कमाया। अच्छा, छोटू जैसा कि गरीब था, छोटू से पूछा मोटू ने कि यार तुमने इस बार कितना कमाया। तो छोटू को पता था कि हमने मोटू से तो कम ही कमाया होगा। तो छोटू ने कहा यार इस बार केवल 50 लाख कमाया। गरीबी की हद देख रहे हैं हम, कितना कमाया पूरे साल में? केवल 50 लाख। मोटू उस पर जोर जोर से हंसने लगा तुम गरीब इंसान गरीब ही रहोगे। छोटू ने कहा अच्छा तुमने भाई कितना कमाया? मोटू ने कहा मैंने कमाया 51 लाख। हमेशा जो है ना मोटू छोटू से थोड़ा ना ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा कमाता था कि आखिर में जब मिलेंगे तो उसको थोड़ा नीचा दिखा पाए, है ना, कि तुम गरीब इंसान। तो मोटू ने कमाया 51 लाख। मोटू जोर जोर से हंस रहा, छोटू बेचारा उदास बैठा। फिर ये दोनों मेरे पास आए। मेरे पास क्यों आए? हाँ, इन्होंने कहा कि सर हमने कमा तो लिया है, हमसे इतनी बड़ी गलती तो हो गई, कमा लिया, अब हमको देना पड़ेगा इस पे टैक्स। तो सर इस पे टैक्स बता दीजिए कितना होगा। अच्छा मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। हमने कहा ये तो बड़ी छोटी चीज है यार, ये क्या पूछ रहे हो, ये तो बच्चे ही बता देंगे, आप लोग बता दोगे जल्दी से। आप 50 लाख पे छोटू, और यही पहला स्लैब एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उम्र बहुत कम है, अभी दोनों 30-35 साल के हैं, ठीक है ना। पहला स्लैब एप्लीकेबल है, पहले छोटू का टैक्स निकाल दो। छोटू 50 लाख रुपए छोटू ने कमाया, स्लैब आपके सामने है। 50 लाख पे छोटू का टैक्स, सब कुछ जोड़ देना, सरचार्ज से सब कुछ जोड़ के, क्योंकि छोटू को कुछ पता नहीं, छोटू को आप जितना बोलोगे वो जमा कर देगा। तो सच बताना ईमानदारी से छोटू को जो जो बनता है। बहुत उम्मीदों के साथ छोटू आपके पास आया है। ये आपने सब जोड़ दिया, सरचार्ज सेस वगैरह सारी चीजें जोड़ दी, जो जो जुड़ना है। रिबेट वगैरह चेक कर लेना, मिलनी हो तो दे देना, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। तो छोटू का पहले टैक्स निकाल देते हैं, फिर मोटू का निकालेंगे। छोटू ने कमाए हैं 50 लाख, और 50 लाख पे बच्चे जो हमें टैक्स बता रहे हैं सरचार्ज वगैरह जोड़ने के बाद, वो बता रहे हैं 13 लाख, कितना बता रहे हैं? 65,000। कैसे बता रहे हैं? 50 लाख किस पे रखा बेटा आपने? ये अबव 10 लाख बट अप टू 50 लाख, इसी पे रखा ना। और अबव 10 लाख बट अप टू 50 लाख में ये लिखा है कि 30% दे दो टोटल इनकम माइनस 10 लाख का। टोटल इनकम है 50 लाख, 50 लाख में 10 लाख माइनस किया, 40 लाख का 30%, 12 लाख। 12 लाख में 1,12,500 जोड़ दिया, तो 13,12,500, 13,12,500 का तो टैक्स बना। मैं यहां लिख रहा हूं ये इनकम थी, हाई फॉर इनकम। ये इनकम टैक्स जो बना वो 13,12,500। सिर्फ सरचार्ज कितने परसेंट जोड़ा? सरचार्ज 4% जोड़ा। सरचार्ज कितने परसेंट जोड़ा? नहीं जोड़ा कि 10%? विधि ने जोड़ा 10%। 10% जोड़ा? नहीं जोड़ेंगे बेटा, 50 लाख से ऊपर पे जोड़ेंगे ना। 50 लाख पे नहीं जोड़ते। 50 लाख पे सरचार्ज जोड़ते हैं? नहीं। तो एग्जैक्ट 50 लाख कमाया है तो सरचार्ज एक भी रुपए का नहीं जोड़ेंगे। केवल आप क्या जोड़ दीजिए? हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दीजिए, HEC लिख देते हैं यहाँ पे, 4%। तो ये 13,12,500 का 4%, 52,500, दोनों को अगर जोड़ दें, मतलब ये इनकम टैक्स और इसको, तो ये कितना बन रहा है बता रहे थे? ये सही बता, ज्यादातर लोग सही आंसर बता रहे थे, 13,65,000। यानी छोटू का जो टैक्स बना वो 13,65,000 का बना। अब छोटू आपके केबिन से बाहर आ गया है और बाहर वेट कर रहा है, और छोटू ने अंदर किसको भेज दिया? मोटू को। और मोटू आपके पास आ गया हंसते हुए,
कि निकाल दिया उस गरीब का टैक्स। अब मेरा निकालो, मैं हूं अमीर, मेरा कितने रुपए की इनकम है? 51 लाख। और आपके पास आ चुका है मोटू, ये था छोटू का टैक्स। छोटू अब आ गया है मोटू, मोटू का टैक्स निकालना है। 51 लाख की इनकम है, या मैं इनकम लिख दूं पहले, फिर स्लैब दिखा देता हूं। 51 लाख की इनकम पे मोटू के लिए टैक्स। मोटू आई फॉर इनकम 51 लाख। हाँ ये रहा स्लैब, निकालो मोटू के लिए 51 लाख रुपए पे टैक्स, सब कुछ जोड़ जाड़ के। सरचार्ज वगैरह जोड़ दिया, सब जोड़ दिया 51 लाख पे 51 लाख रुपए पे टैक्स। सरचार्ज जोड़ोगे यस और नो? बिल्कुल जोड़ेंगे, 50 लाख से ऊपर होता है तो सरचार्ज भी जोड़ता है, 10% सरचार्ज का रेट है। सरचार्ज जोड़ने के बाद, सेस जोड़ने के बाद, सब कुछ जोड़ करके 51 लाख पे आपको बताना है। तो क्या किया आप लोग ने 51 लाख में? पहले टैक्स कैसे निकाला, क्या माइनस किया? यही वाले से किया ना, 51 लाख में पहले 10 लाख माइनस किया तो उसका 30% निकाला। मैं भी एक बार कर लेता हूं, जिन बच्चों को मेरे साथ करना है कर सकते हैं। 51 लाख में माइनस 10 लाख, 41 लाख। 41 लाख का 30% 12,30,000, और 10 लाख तक टैक्स कितना बनता है? 1,12,500। तो 12,30,000 12,30,000 में 1,12,500 जोड़ दें तो ये बना 13,42,500। आपका यही बन रहा है कि सिर्फ मेरा ही बन रहा है? ये इनकम टैक्स जो बन रहा है वो 13,42,500, और इस पे सरचार्ज आपने जोड़ा। सरचार्ज, एस फॉर सरचार्ज एट द रेट 10%, एस फॉर सरचार्ज शॉर्ट में लिखा है, आप तो एग्जाम में पूरा लिखना। 134,250 जोड़ने के बाद बना 147,6,750। फिर इस फिगर का 4% आपको सिखाया था, सेस निकलता है 59070, और इसको जोड़ दें तो 1535। ये आपका टोटल टैक्स पेबल। जब ये मोटू का टैक्स निकल रहा था तो जो छोटू है वो बाहर केबिन में कान लगा के सुन रहा था। उसको कान लगा के सुनने की बहुत आदत थी, पंचायती थे दोनों। और जैसे ही मोटू का टैक्स निकला, छोटू दहाड़े मार मार के हंसने लगा। इधर मोटू का टैक्स बताया आपने 15,35,820, वैसे ही छोटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। छोटू बहुत तेज तेज हंस रहा है। मोटू बाहर आया, कह रहा क्या हुआ? छोटू मोटू से कह रहा मोटू समझ नहीं पा रहा है आखिर छोटू क्यों हंस रहा है। मोटू कह रहा है छोटू तुम तो गरीब हो, तुम शांत रहो, हम हंसेंगे। छोटू कह रहे नहीं नहीं बताओ क्यों हंस रहा है वो? हाँ छोटू ने कमाए थे 50 लाख, और 50 लाख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे ले जाएगा 13,65,000। तो उसके पास बचेंगे कितने टैक्स देने के बाद? अगर मान लो वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करना चाहे तो 50 लाख में 13,65,000 हटा दो तो वो 36,35,000 अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा कर सकता है ना? और मोटू की मोटू गर्लफ्रेंड थी, मोटू अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करना चाहे तो उसने कमाए थे 51 लाख। 51 लाख में जरा माइनस करो 15,35,820 रुपए तो निर्मला जी ले जाएंगी। 15,35,820 डिपार्टमेंट ले जाएगा, तो बचेगा कितना? 35 लाख। मतलब मैं लिख रहा हूं है ना, लिख करके बात, बड़ी बड़ी रकम है बेटा, बड़ी रकम है ना? मोटू के पास बचा है, पहले डिलीट करें, हट जाओ, हट गया। हाँ मोटू के पास बचा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन एक बार और बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। अरे रुको रुको, अरे रुको तनिक रुको। हाँ अब बोलो 35,64,180। और छोटू का जरा फिर से बताओ, छोटू का कितना बचा था? 36 लाख
यानी छोटू ने कमाए थे कम 50 लाख, लेकिन छोटू के पास बच रहे हैं 36 लाख 35,000, और मोटू ने कमाए थे ज्यादा लेकिन मोटू के पास बच रहे हैं। किसके साथ नाइंसाफी हुई है? मोटू के साथ। क्या है नाइंसाफी हो गई? कमाया ज्यादा 1 लाख, मेहनत ज्यादा करी, लेकिन अल्टीमेटली इसकी डिस्पोजेबल इनकम जो बच रही है, इसके डिस्पोज पे जो है, जो इसके खर्चे के लिए बच रही है, वो कम बच रही है एज कंपेयर टू छोटू। मोटू दहाड़े मार मार के रो रहा है, हंस नहीं रहा है। हंस तो कौन रहा है? छोटू। मोटू रो रहा है कि मेरी क्या ही गलती थी, मेरी गलती सिर्फ हमसे इतनी हो गई कि हमने 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लिया, अगर हमने भी 1 लाख कम कमाया होता तो आज हम भी सुखी होते। मोटू गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। आप समझ नहीं रहे बात को। मोटू गर्लफ्रेंड कह रही तुम बहुत गरीब इंसान हो, 35 लाख में पर क्या खर्चा करोगे? मोटू कह रहा है यार हमसे यही गलती हो गई जीवन में कि 1 लाख ज्यादा कमा लिया, छोटू बढ़िया था 1 लाख कम कमाया और बच ज्यादा रहा है 36 लाख 35,000। मोटू कह रहा है ये तो गलत बात है। मोटू कह रहा है ऐसे नहीं हो सकता, ये बहुत गलत। मोटू ने कहा इस पे तो हम चर्चा करेंगे, इस पे हम आंदोलन करेंगे। और मोटू पहुंच गया दिल्ली अपनी साइकिल उठा के। कहां पहुंच गया? उसने मोटू ने कहा निर्मला जी से कि ये क्या टैक्स स्ट्रक्चर आपने बनाया है? मेरा फ्रेंड है छोटू 50 लाख रुपए कमाए, उसका सब कुछ मिला के टैक्स बन रहा था 13,65,000। अब वो आराम से घूम रहा है, चौपाटी गया हुआ है 36,35,000 रुपए लेकर के। हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास जो बच रहे हैं केवल। आप दर्द समझ पा रहे हैं? दर्द समझ पा रहे हैं कि नहीं? निर्मला जी ने देखा, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए कि बात तो सही है, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई यार, ये तो गलत हो गया। निर्मला जी ने कहा परेशान ना हो मोटू, तुम्हारे लिए टैक्स ऐसे नहीं निकाला जाएगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए टैक्स ऐसे नहीं निकालेंगे। मोटू ने कहा अच्छा फिर क्या करेंगे? निर्मला जी ने कहा हम तुमको मार्जिनल रिलीफ देंगे। मोटू ने कहा कहा दोगे? लेके आओ, कहां रखी? अरे नहीं नहीं, रिलीफ, मार्जिनल लीफ। अरे क्या? तेरी छूट देंगे। कह रही मतलब वही रिबेट अंडर सेक्शन 87 है? कह रही नहीं, वो तो तुम्हें कहां मिलेगी, वो मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, मार्जिनल लीव दे देंगे। मोटू ने कहा वो क्या होती है, मार्जिनल लीव क्या होती है? कहती सुनो, निर्मला जी कह रही सुनो सुनो मोटू सुनो, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुमने कितने रुपए कमाए? 51 लाख। 51 लाख से जस्ट नीचे वाला स्लैब कौन सा था? मतलब जैसे इधर देखिए, इधर देखिए, 51 लाख तो इसमें आते हैं। कहां चले गए तुम? 51 लाख तो इसमें आते हैं, 51 लाख इसमें आते हैं। अगर 51 लाख से जस्ट पहले वाला स्लैब देखे तो इसमें कहां तक की इनकम थी? 50 लाख। तो निर्मला जी ने कहा एक काम करते हैं मोटू, तुमने 51 लाख कमाए, हम 51 लाख का 2 पार्ट कर लेते हैं। तुम्हारी 51 लाख का 2 पार्ट, एक पार्ट 50 लाख। अभी मैं लिख रहा हूं 1 सेकंड रुकना। हमको बता देना जब मेरी क्लास का टाइम हो जाए, कई बार पढ़ाते पढ़ाते में टाइम का अंदाजा नहीं रहता, खो जाते हैं आपके वो पढ़ाने में। अभी तो बहुत टाइम है, बोर तो नहीं हो रहा हो तुम लोग? है ना? हाँ, हो भी रहो तो होते रहो, हमारा क्या जा रहा है। हम्म। इधर कानपुर में एक जादूगर वाला लगा है, देखने गए तुम लोग? तो लाजपत धन में लगा है सिकंदर जादूगर। जादू देखते हो तुम लोग? नहीं, अब तुम लोग वहां कहाँ जाओगे, तुम लोग मॉल में घूमते हो ना। चलो इधर देखो, निर्मला जी ने कहा भाई तुमने कमाए कितने हैं? कितने कमाए बताओ? 51 लाख। 51 लाख के हम 2 पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट 50 लाख और बचा पार्ट। भाई इससे गलती क्या हुई? इससे केवल मोटू से इतनी तो गलती हुई कि 1 लाख रुपए इसने ज्यादा कमा लिया। तो निर्मला जी कह रही है ठीक है यार, 1 लाख जो तुमने ज्यादा कमा लिए, हम ज्यादा से ज्यादा इस 1 लाख पे पूरा टैक्स ले लेते हैं। 1 लाख तुमने कितने ज्यादा कमाए? 1 लाख। अगर हम टैक्स लें भी 1 लाख पे, तो 1 लाख पे 100% टैक्स ले लें, इससे ज्यादा क्या ले लें? ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख ज्यादा कमाए 4 लाख ज्यादा टैक्स ले लें। तो इन्होंने कहा साहब एक काम करते हैं, पहले इस 50 लाख पे टैक्स बताओ कितना होता है। हमने तो 50 लाख पे निकाल रखा है 13,65,000 होता है। ये नहीं नहीं, बिना सेस जोड़े, बिना सेस जोड़े, सेस नहीं जोड़ना, बाकी सरचार्ज जोड़ना है तो जोड़ देना। हमने कहा 50 लाख में सरचार्ज तो सर लगता नहीं है। 13 लाख ये फिगर आपने निकाली ना, 13,12,500।
50 लाख पे टैक्स निकाला, सरचार्ज जोड़ना होता तो मैं जोड़ देता, सेस नहीं जोड़ा। और इस 1 लाख पे निर्मला जी कह रही 100% टैक्स निकाल दो, 100%। 100% मतलब पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख। फिर इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो जरा कितना बनता है, 14,12,000। अब निर्मला जी ने क्या कहा सुनना, मैं आपका यहां तक सेस तक डिलीट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। हाँ, निर्मला जी ने कहा कि भाई तुमने जब अपना इनकम टैक्स और सरचार्ज निकाला था बिना सेस जोड़े, तब फिगर कितनी आई थी आपके सामने, कितनी आई थी, 14 लाख। बिना सेस जोड़े कितनी आई थी आपके सामने, 14,76,750। और अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं कि 51 लाख का हमने दो पार्ट कर लिए, 50 लाख पे इनकम टैक्स और सरचार्ज निकाल लिया, सरचार्ज लगता नहीं इसलिए नहीं जोड़ा, और 1 लाख पे पूरा 100%, तो टोटल कितना आ रहा है, 14,12,500। निर्मला जी ने कहा दोनों फिगर को ध्यान से देखो, दोनों फिगर को ध्यान से देख रहे हो। अगर ये वाली फिगर जो रेड पेन से लिखी, इस फिगर को हम बोलेंगे वर्किंग नोट वाली फिगर। कौन सी फिगर बोलेंगे, अगर वर्किंग नोट वाली फिगर कम है तो तुमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या वर्किंग नोट यहां पे कम है, कम है, हमने कहा बिल्कुल कम है, फिर तुमको मार्जिनल रिलीफ देंगे, हम यहां से माइनस करेंगे तुम्हारे लिए मार्जिनल रिलीफ। हमने कहा सर कितनी दोगे, मार्जिनल रिलीफ दोगे, कह रहे हाँ। हमने कहा क्यों दे रहे हो, क्यों कह रहे वर्किंग नोट वाली फिगर कम है, सिर्फ देखते चलना, सब समझा देंगे। कितनी मिलेगी, जो ये जो दो फिगर है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। जरा डिफरेंस निकालो, 14,17,6,750 माइनस 14,12,500, 64,250, यानी इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, छूट मिलेगी 64,250। इसमें से ये माइनस कर दो, बताओ कितना बचता है, 14,12,500 बचेगा, माइनस करके चेक करो, ये बचेगा। अब इसका 4% सेस निकलेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो बचा है इसका 4%, 14,12,500, 56,500, और जोड़ के जो टोटल आएगा इतना आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 14,69,000। कितना पे करना पड़ेगा, 14,69,000। क्या किया हमने, फिर से समझिए, हम लोगों ने सबसे पहले जो 51 लाख की इनकम थी, उस 51 लाख की इनकम पे जैसे हमको इनकम टैक्स और सरचार्ज सर ने सिखाया, हमने वैसे निकाल के यहां तक पहुंच गए, इस फिगर तक पहुंच गए। इस फिगर पे पहुंच के हमने इसको यहीं रोक दिया और हम वर्किंग नोट में पहुंच गए कुछ फिगर्स कैलकुलेट करने। वर्किंग नोट में हमने कैसे कैलकुलेट करी, हमने किया कि हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम कितनी दी हुई है, 51 लाख, उससे जस्ट पहले वाला स्लैब, मतलब वही एक ही स्लैब जस्ट ऊपर, 51 लाख से जस्ट ऊपर कहां तक की इनकम थी, 50 लाख, हमने वहां तक का टैक्स और सरचार्ज निकाला और बैलेंस पे पूरा 100% निकाला। तो 50 लाख पे हमने जब इनकम टैक्स और सरचार्ज निकाला, सरचार्ज लग नहीं रहा था, सिर्फ इनकम टैक्स निकाला, 1 लाख पे पूरा 100%, 1 लाख आया, दोनों का टोटल किया, 14,12,500 की फिगर आ गई, ये मेरी वर्किंग नोट की फिगर आ गई। फिर हमने दोनों जो सर्किल बने हुए हैं, दोनों फिगर्स को ध्यान से घूर घूर के देखा, अगर वर्किंग नोट की फिगर कम है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, नहीं तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। यानी यहां पे हमारी वर्किंग नोट की फिगर कम थी तो हमने मार्जिनल रिलीफ दी, कितनी दी, दोनों जो सर्किल बने उन्हीं दोनों में से जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्जिनल रिलीफ दी, 14,76,750 माइनस 14,12,500, तो हमने मार्जिनल रिलीफ दी 64,250 की, माइनस कर करके हमारा आया 14, कितना आ रहा है 12,500, उसमें 4% हमने सेस जोड़ दिया 56,500 का, तो हमारा टोटल टैक्स पेबल आ गया 1,469,000 का। पहले कितना आ रहा था जब हम मार्जिनल रिलीफ नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा आ रहा था ना, 15,35,800, वो नहीं पे करना है, ये पे करना है। मोटू कह रहा है सर अभी भी हमारा टैक्स तो छोटू से तो ज्यादा ही आ रहा है, तो तुम्हारी इनकम भी उससे ज्यादा है, और निर्मला जी कह रही यही यही है जो है, इतना कम कर दिया, इससे ज्यादा कुछ कम नहीं करेंगे। अब बात यह आती है कि एग्जाम में ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये हमें चेक करनी पड़ेगी कि बोलेगा तो हम चेक करेंगे, हमें चेक करनी पड़ेगी। मार्जिनल रिलीफ तभी मिलेगी बेटा
जब सरचार्ज लग रहा होगा, सरचार्ज की वजह से ही ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ था? मोतू के साथ क्या गलती हुई थी? 1 लाख ज्यादा कमाते ही दिक्कत कहां हो गई? सरचार्ज पूरे पे लग गया कि जैसे 50 लाख से ऊपर पहुंचा, 51 लाख की इनकम आई, तो पूरे इनकम टैक्स पे 10% सरचार्ज लग गया। तो दिक्कत हुई, टैक्स ज्यादा आया बिकॉज ऑफ सरचार्ज, इसीलिए लेके आया गया मार्जिनल लीव का कॉन्सेप्ट। तो जब भी ऐसा होगा तो अपन मार्जिनल लीव कैलकुलेट करेंगे। सर अगर जैसे इसी केस में मान लीजिए वर्किंग नोट की फिगर अगर ज्यादा आती, सर ऐसा हो सकता है क्या कि ज्यादा है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वर्किंग नोट की फिगर ज्यादा आती तो क्या होता? तो मार्जिनल लीव नहीं मिलती। तो फिर तो जो आपका वो जो इधर आया था ना 1476750 आया था ना, उसी पे 4% का सेस जोड़ करके जो आंसर आता वो हमारा आंसर हो जाता। मैं अब आपको पढ़ाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, ये सब अभी आपको बताऊंगा कैसे लिख रहा है, नोट करवाऊंगा अभी आपको। पहले आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और पढ़ाऊं। मार्जिनल लीव सरचार्ज जब भी लगेगा, सरचार्ज इज सब्जेक्ट टू 4 केसेस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे आपका ना आज की तारीख में सरचार्ज के रेट चार्ज है ना, 4 है ना। एक 10% सरचार्ज है, एक 15%, एक 25, एक 37। वैसे ही मार्जिनल लीव बनाए, सब समझा दूंगा। पहले वाला पहले पढ़ते हैं। वेयर, एक केस में क्या लिखा है? वेयर द टोटल इनकम एक्सीड कितनी? 50 लाख, बट डज नॉट एक्सीड 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने 51 लाख पकड़ा तो इसी आ रहा था। देन ऐसे केस में ये जो लिखा है ना वर्किंग नोट की फिगर लिख के आगे, देन द टोटल ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल नॉट एक्सीड, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कह रहा है? टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स निकाल लो, प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। टोटल इनकम कितनी थी? 51 लाख माइनस 50 लाख कितना बनेगा? 1 लाख। तो टैक्स ऑन 50 लाख प्लस 1 लाख, ये आएगी वर्किंग नोट की फिगर। यानी करना क्या होगा? 51 लाख पे जैसे हमको निकालना आता है हम वैसे निकालेंगे, और ये वर्किंग नोट की फिगर यहां से देख के निकालेंगे। दोनों में जो कम होगा, मतलब अगर वर्किंग नोट की फिगर कम होगी तो मार्जिनल लीव मिलेगी। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर ये बीसीडी पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन यही वाला 51 लाख वाला ही ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया एक बार आपको समझा देता हूं, देखना। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज है 42 ईयर्स, पहला स्लैब यानी एप्लीकेबल है। हैविंग टोटल इनकम है 51 लाख, जो मैंने आपको पकड़ा भी था। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, एज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम है, हाउस रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इससे आपका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। 51 लाख पे अपने को निकालना है, और कोई ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं तो वही निकाल करके निकालेंगे। तो 51 लाख पे सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले जैसे हमको इनकम टैक्स और सरचार्ज निकालना आता है, हमने पहले वो निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से ये फिगर तक तो सब निकाल ही लोगे। कौन सी फिगर तक बेटा? 1476750, यहां तक तो हम लोग निकाल ही लेंगे। यहां तक हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने ना ये नीचे करने के पहले वर्किंग नोट पहले बनाया। 1476750 निकाला, उसका 4-5 लाइनें मैंने छोड़ दी थी, फिर वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में हमने पहले तो यही लिखा जो ऊपर लिखा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया मैंने। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, देन द टोटल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल नॉट एक्सीड, यही लिखा था ऊपर, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। फिर मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। टैक्स ऑन 50 लाख मैंने निकाला तो आया 13,12,500 का, 50 लाख पे टैक्स इतना ही बनता है। और टोटल इनकम माइनस 50 लाख, टोटल इनकम कितनी है? 51 लाख माइनस 50 लाख यानी 1 लाख, तो ये 13,12,500 और 1 लाख 14 लाख 12,500। फिर मैंने बहुत देर तक, मान के चलो आधा 1 घंटे तक, ये फिगर और ये फिगर ध्यान से देखी कि कौन सी कम है। तब मेरे को पता चला वर्किंग नोट की फिगर कम है, इसलिए मैंने मार्जिनल लीव दी। और कितनी दी? इन्हीं दोनों का डिफरेंस। देयरफॉर मार्जिनल लीव मैंने जो दी वो 1476750 माइनस 1412500 का डिफरेंस 64250, और फिर ऊपर पहुंच गया, फिर ऊपर सॉल्व किया, यहां तक आ गया था। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ये जो आया था ये बिफोर मार्जिनल लीव था, लेस किया मार्जिनल लीव तो आ गया इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल लीव। अब इस पे सेस जोड़ दिया 4% का, तो टोटल टैक्स पे बिल आ गया। सर एक बात बताओ, पूछो बेटा, सर हर केस में मार्जिनल लीव चेक होगी? हाँ बेटा, जब जब सरचार्ज लगेगा तब तब मार्जिनल लीव चेक होगी। तो सर ये बताओ, जो हम लोगों ने फिर घर पे क्वेश्चन किया ऐश्वर्या राय का, या यहाँ पे भी आपने कराया था अनिल कपूर का, धर्मेंद्र सिंह का, उसमें तो हम लोग ने सरचार्ज चेक ही नहीं किया। तो क्या वो सारे आंसर हमारे गलत थे? नहीं बेटा, वो सारे आंसर आपके सही थे। क्यों सर? बिना चेक करे कैसे? मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस दिए थे उस पे मैंने बहुत देख समझ करके दिया था। वहां पे अगर हम निकाले भी, अभी हम आपको चेक कराएंगे, तो उसमें हमेशा वर्किंग नोट की फिगर ज्यादा आ रही थी। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताऊं।
जैसे ऐश्वर्या राय का एक केस था आपका 52 लाख की इनकम का, दिख रहा है आपको? मैं समझाता हूं आपको मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। ये ऐश्वर्या राय, इसमें अपने ने 52 लाख की इनकम निकाली ना, 52 लाख की इनकम पे टैक्स निकाला था ना, सरचार्ज जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? इसमें मार्जिन लीफ नहीं चेक करी थी, मिलनी नहीं थी, मैंने जानबूझ के ऐसा दिया था, मिलनी नहीं थी, क्योंकि एक साथ सब कुछ थोड़ी ना बढ़ सकते हैं, जब तक सरचार्ज नहीं बढ़ेंगे मार्जिन लीफ नहीं बढ़ेंगे, तो मैंने जानबूझ के 52 लाख की इनकम आपको दी थी, 51 लाख नहीं दिया था। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन जाता कि जो मन करता है वो डाल देते हैं, वो दिमाग लगाना पड़ता है। 52 लाख पे अब आपको चेक कराता हूं क्यों नहीं मिलेगी। पहले 52 लाख पे जरा इनकम टैक्स और सरचार्ज निकालो, 52 लाख पे इनकम टैक्स और सरचार्ज निकालो, 52 लाख पे इनकम टैक्स और सरचार्ज, सेस ना जोड़ना, इनकम टैक्स जोड़ना और सरचार्ज 52 लाख पे। 52 लाख में से 10 लाख माइनस करो, 42 लाख आएगा, मैं भी कर रहा हूं साथ में। 52 लाख में 10 लाख माइनस किया, 42 लाख का 30% निकाला, 12 लाख 60,000 प्लस 1,12,500 किया, 13 लाख 72,500 इनकम टैक्स आया, 10% का मैंने सरचार्ज जोड़ दिया, 1509750 आ गया। अभी सेस नहीं जोड़ा है, ये आ रहा है, ये देखो आ भी रहा है ना, मैंने येलो साइलेट के नीचे 1509750। अब मैं वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं, वर्किंग नोट मैं आपको पूरी तरीके से श्योर तो कर दूं कि हाँ वाकई नहीं मिलेगी। वर्किंग नोट क्या था सर? वर्किंग नोट में था कि साहब टैक्स निकालो, मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट में था, वर्किंग नोट है कि टैक्स निकालो ऑन 50 लाख प्लस प्लस क्या था, टोटल इनकम माइनस 50 लाख। तो टैक्स 50 लाख पे, जरा ये वर्किंग नोट निकल रहा है, 50 लाख पे टैक्स बताओ, 50 लाख पे तो आपको बताइए ना बिना सेस जोड़े 13,12,500, और टोटल इनकम प्लस माइनस 50 लाख, टोटल इनकम कितनी है जरा बताओ? 52 लाख में 50 लाख माइनस करो, 2 लाख प्लस 2 लाख हो जाएगा, तो ये जरा जोड़ो कितना होता है, 15,12,500। अब आप चेक करो ये वर्किंग नोट की फिगर कम है कि ये कम है? वर्किंग नोट की फिगर तो ज्यादा है, इसलिए यहां पे मार्जिन लीफ, तो मैंने सोच समझ के ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए थे जिसमें मार्जिन लीफ मिलनी ही नहीं थी, क्योंकि जब तक पढ़ाया नहीं तब तक 51 लाख नहीं दे सकता था ना आपको। तो इसका मतलब आप एज अ स्टूडेंट क्या करेंगे, लोग तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता है भाई क्या मिलनी है क्या नहीं। आप जब जब सरचार्ज निकलेगा तब तक ये धर्म है आपका, ये कर्म है आपका, ये आपका दायित्व है कि आप चेक करिए, क्या चेक करिए, मार्जिन, मतलब आप 52 लाख में भी चेक करके दिखाएंगे एग्जाम में कि नहीं? चेक करके दिखाएंगे, यही लिखेंगे वर्किंग नोट, है ना? where the total income exceeds 50 lakh but does not exceed 1 crore, total income tax and surcharge shall not exceed tax on 50 lakh plus total income minus 50 lakh। ये करते करते आपको याद हो जाएगी ये स्टेटमेंट, और इतना ना लिख पाए तो केवल ये लिख दें। चेक तो आपको करना पड़ेगा, मार्जिनल लीफ के लिए आपसे कोई बोलेगा नहीं। जैसे मैंने आपको रिवेट सिखाई ना 87A की, तो पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने करे थे उसमें रिवेट क्यों नहीं दी? क्योंकि उसमें मैंने जितने भी केसेस लिए थे किसी में रिवेट मिलनी नहीं थी। मैंने जानबूझ करके, आप देखिए ऐश्वर्या राय में पहला केस जो लिया 1 लाख की इनकम ली, यहां रिवेट मिलनी है, 2.5 लाख तक की छूट है, रिवेट का मतलब ही नहीं। दूसरा केस 2 लाख लिया, रिवेट मिलनी है, 2.5 लाख से कम है। फिर मैंने 3, 4, 5 लाख लिया ही नहीं यहां पे, क्योंकि अगर 3, 4 लाख 5 लाख आपको देता तो रिवेट देनी पड़ती, रिवेट तब तक पढ़ाई नहीं थी। ऐसे ही आपने जो ये वाला क्वेश्चन किया, यहां पे मैंने दूसरे वाले स्लैब में 3 लाख तक की छूट होती है तो रिवेट की बात ही नहीं थी 3 लाख, तो मैंने जितने भी केसेस लिए 1 लाख 2 लाख, मतलब समझ गए आप? हाँ, जो इस वाले केस में था उसमें 5 लाख की तो छूटी थी तीसरे स्लैब में, तो 5 लाख तक की जब छूटी थी तो मैंने 4 केसेस ऐसे बना दिए। समझ गए? मतलब जितना अभी तक किया है मैं ये समझा रहा हूं वो सब सही था हमारा, वो गलत नहीं था। तो जब भी सरचार्ज होगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? मार्जिनल रीफ। सर एक बात बताओ, पूछो बेटा, सर मान लो किसी की इनकम होती, जैसे आपने अभी 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में बताया, हाँ बेटा, सर अगर किसी की इनकम मान लो 1 करोड़ से ज्यादा होती और 2 करोड़ तक होती, तो जरा हमको बताओ कि पहले वाला जो स्लैब है, पहला दूसरा तीसरा सरचार्ज का रेट तो सेम ही है, 1 करोड़ से 2 करोड़ में सरचार्ज कितना है? 15%। 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15%। अब जरा समझना, बी वाला पढ़ो, बी में क्या लिखा है? लिखा है वेयर द टोटल इनकम एक्सीड, किससे ज्यादा है? 1 करोड़, बट डज नॉट एक्सीड, तो टोटल ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल नॉट एक्सीड टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज ऑफ 10% लिखा है, 15 नहीं लिखा है। 15 क्यों नहीं लिखा सर आपने? 15 लिखिए। 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगता है अगर 1 करोड़ की इनकम हो? 10, इसलिए 10 लिखा है। अभी समझाते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। मान लो किसी की इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख सर कैसे लिखेंगे? 101 और 50, 1 2
3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ 1 लाख और पहला स्लैब मान रहे हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल है 60 ईयर से कम का है पहला स्लैब तो 1 करोड़ 1 लाख पे आप इनकम टैक्स और सरचार्ज निकाल पाओगे जैसे आता है आपको बिना मार्जिनल लीव को 2 मिनट भूल जाएं जैसे आपको इनकम टैक्स निकालना आता है सरचार्ज निकालना आता है निकाल पाओगे ये इनकम है 1 करोड़ 1 लाख की जरा इस पे इनकम टैक्स पहले निकालो फिर सरचार्ज जोड़ेंगे 1 करोड़ 1 लाख पे इनकम टैक्स आप भी निकालो मैं भी निकाल ले रहा हूं 101 और 50 1 2 3 4 5 0 और मैं निकाल रहा हूं इनकम टैक्स पहला स्लैब मान रहे हैं हम लोग ठीक है बेटा और कितना बता रहे हैं हम 28,42,500 वेरी गुड सभी लोग का यही आना चाहिए एक बार चेक करो इनकम टैक्स फिर सरचार्ज जोड़ेंगे इस पे 1 करोड़ 1 लाख में 10 लाख माइनस करो 28 लाख मैंने लिख दिया देखो आप मिला सकते हो इनकम टैक्स लिखा भी सरचार्ज जोड़ूंगा 28,42,500 1 करोड़ 1 लाख में क्या करना है सर 10 लाख माइनस करना है 10 लाख माइनस करके मैं लिखता चल रहा हूँ कैलकुलेटर फिर से 1 करोड़ 1 लाख में 10 लाख माइनस किया 91 लाख आया इसका 30% निकाला 27 लाख 30,000 आया प्लस पहले स्लैब में 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स होता है 1,12,500 का 1,12,500 और जोड़ दिया तो 27 लाख 30,000 में 1,12,500 जोड़ा 28 लाख 42,500 और बेटा हमको ये बताओ कि 1 करोड़ से 2 करोड़ में ऊपर जो स्लैब में लिखा है सरचार्ज कितने परसेंट लिखा है 15 तो पहले 15 निकालो सरचार्ज 15% निकाल के जरा जोड़ दो जैसे करते हैं वैसे तो उतना तो करना ही है 426,375 और इसको अगर हम जोड़ दें इनकम टैक्स और सरचार्ज को इनकम को मत जोड़ देना इनकम को बॉक्स में बना देते हैं ठीक है इन दोनों को जोड़ दें तो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ये कौन सा है मार्जिनल लीव से पहले की बाद में बिफोर मार्जिनल लीव जोड़ के बेटा कितना बता रहे हो अब क्या करना है सुनो 1 करोड़ 1 लाख पहले स्लैब में जा रहा है 1 करोड़ 1 लाख मैं ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे लेके चलता हूं आपको ये 1 करोड़ 1 लाख कहां पे आएगा 1 करोड़ 1 लाख इसमें से पहला स्लैब खोल लिया मैंने इसमें भी कहां पे आएगा 1 करोड़ 1 लाख जरा हमको बताओगे अबव बोल के बताओ ना अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ यहां पे आएगा तभी मैंने 15% सरचार्ज लगाया अब अगर 1 करोड़ 1 लाख से जस्ट पहले वाले इस पे जाए तो कितने रुपए तक की इनकम है 1 करोड़ तो अब हम करने क्या वाले हैं 1 करोड़ 1 लाख में से 1 करोड़ अलग कर देंगे उस पर टैक्स और सरचार्ज निकालेंगे और बचा हुआ कितना बचा 1 लाख पे 100% निकालेंगे यानी 1 करोड़ पे इनकम टैक्स निकालो और सरचार्ज 1 करोड़ पे इनकम टैक्स और सरचार्ज और 1 करोड़ अगर होगा तो सरचार्ज 15 ना जोड़ना 10% जोड़ना तो 1 करोड़ पे जरा इनकम टैक्स प्लस 10% का सरचार्ज निकालो 1 करोड़ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ में से 10 लाख माइनस किया 90 लाख का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 10% 30,93,750 30,93,750 1 करोड़ रुपए पे सभी बच्चों को इनकम टैक्स निकालना है प्लस 10% का सरचार्ज जोड़ना है 30,93,750 आएगा सेस नहीं जोड़ना 30,93,750 तो टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10% आया 30,93,750 प्लस इसने 1 लाख ज्यादा कमाया ना प्लस 1 लाख का पूरा 100% यानी 1 लाख तो 1 लाख जोड़ना है यानी क्या करने वाले यहां इधर वापस चले तो हमारे को वर्किंग नोट की फिगर के लिए ये बी वाले पॉइंट में हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट की फिगर के लिए ये बी वाले पॉइंट में जा रहे हैं क्योंकि हमारी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड कर रही है 2 करोड़ क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख है तो यहाँ लिखा है टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10% ये आपने निकाला मेरे पास भी कैलकुलेटर फिगर है 30 कितनी है हाँ यहाँ लिख दे 30 ये फिगर है 30,93,750 प्लस इसमें कुछ करना है टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख की 1 करोड़ 1 लाख में 1 करोड़ माइनस करो 1 लाख और जरा इन दोनों को जोड़ें 31,93,750 ये वर्किंग नोट की फिगर आई अब हमें चेक करना है कि ये फिगर हमारी कम है वर्किंग नोट वाली कि ये वाली कम है वर्किंग नोट कम है इसलिए मार्जिनल लीव मिलेगी और कितनी मिलेगी बता सकते हैं आप दोनों का जो डिफरेंस होगा जरा डिफरेंस निकालिए 3268875
एक मिनट फिर से निकाल रहा हूँ। 32688875 माइनस 3193750 कितनी 75125, यानी इसमें से माइनस होगा लेस मार्जिनल रिलीफ 75125। तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। ये कौन सा बचा लेकिन आफ्टर, हाँ माइनस करके कितना बचेगा बताओ। ऊपर वाली फिगर बचेगी 3193750 और 4% इस पे भगवान के नाम पे क्या जोड़ते हैं, सेस। तो 4% 3193750 127750 जोड़ने के बाद कितना बचता है 33,21,500। तो अगर 1,01,00,000 पे आपसे कोई टैक्स पूछे, पहला स्लैब लग रहा हो, तो ये बताना टैक्स तब सही होगा। ये रहा आपका एक अगला क्वेश्चन, इसी पे ये 1,01,00,000 पे आपका आंसर यही आया ना 3321,500। कैसे आया, कुछ नहीं किया, 1,01,00,000 पे पहला स्लैब था क्योंकि एज 51 ईयर थी। पहला स्लैब के हिसाब से बिफोर मार्जिनल लीफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज निकाला, बिना मार्जिनल लीफ के वो ये आया। ये सबको निकालना आता है। फिर वर्किंग नोट में मैंने क्या किया, वर्किंग नोट में निकाला टैक्स ऑन 1 करोड़ विद 10% सरचार्ज, नॉट 15%, बिकॉज ऑन 1 करोड़ टैक्स का सरचार्ज जो लगेगा वो 10% लगेगा। वो आया 30,93,750 और 1,00,000 और जोड़ा 31,93,750 वर्किंग नोट की फिगर। और इन फिगर को मैंने घर पे आधा घंटा देखा था तो मेरे को पता चला वर्किंग नोट की फिगर कम है, इसलिए मार्जिनल लीफ दी। हर बार मार्जिनल लीफ मत दे देना, ऐसा नहीं है कि हर बार मिलेगी, तभी मिलेगी जब वर्किंग नोट की फिगर ज्यादा हो, जब वर्किंग नोट की फिगर कम हो। ठीक, तो फिर मार्जिनल लीफ दी, फिर ऊपर फिर पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मार्जिनल लेस करी मार्जिनल लीफ, तो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल लीफ आया, सेस जोड़ दिया। ऐसे ही अगर मान लो किसी की इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो क्या करें, पहले आप निकाल लो, जैसे मान लो किसी की इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो पहले निकाल लो उस पर जो इनकम टैक्स बनता है अपना नॉर्मल तरीके से, प्लस सरचार्ज। 2 करोड़ से 5 करोड़ में कितना सरचार्ज आप निकालोगे नॉर्मल तरीके से, 25%, जैसे निकालना आता है वो निकाल लो 25%। और फिर इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जो आ जाए बिफोर मार्जिनल लीफ उसको अलग रख दो। और फिर अब वर्किंग नोट की तरफ बढ़ जाओ। वर्किंग नोट में कौन सा लगेगा एबीसीडी में, इसमें सी वाला। सी में क्या लिखा है, टैक्स ऑन 2 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ, क्यों 15 लिखा, 25 क्यों नहीं लिख दिया। 2 करोड़ पे तो 25 तो लगता नहीं, 15 लगता है। 15% का प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। ये वर्किंग नोट की फिगर आ जाएगी, दोनों फिगर को चेक करो, और अगर ये फिगर वर्किंग नोट की कम है तो मार्जिनल लीफ देना, नहीं तो नहीं देना। कुछ बातें कहीं तो आप करके आओगे घर से, होमवर्क देंगे तो पक्का कंफर्म है ना। मेरे लिए तो नहीं ले आओगे, मैं आपको होमवर्क देता हूं, मेरे लिए क्लास वर्क बना देते हैं। नहीं तो ये देखो 6 7 और भी आपकी शीट में दिख रहे हैं आपको, देखो देखो दिख रहे हैं, 8 है, 9 है। तो ये आप करके आइएगा, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में क्या आंसर आपका आया। और जितना आज पढ़ाया उतना रिवाइज करके आइएगा, और जो बच्चों ने टैक्स रेट की वो इससे पहले वाली क्लास मिस करी है वो आज कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।